Assalamu alaikum everyone. My name is Nida Najmi and I am certified anti-coagulation pharmacist and the admin of Mahir Adviyat. So today I'm so much excited to welcome you all here in this very special our community pharmacy session, which is basically a continuation of our continuous education and development program. जो लोग पहले से माहिर अद्वियात के साथ ज्वाइन हैं उनको तो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होंगे वो, लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि माहिर अद्वियात हर महीने एक कंटिन्यूस एजुकेशन सेशन कंडक्ट करता है जिसमें फील्ड एक्सपर्ट फार्मासिस्ट हमारे पास आकर हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी नॉलेज जो है वो कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। तो इसी सिलसिले की जो है आज ये चौथा सेशन जो है उसको लेके हम यहाँ पे हाजिर हैं और आज हमारे साथ जो हैं वो आज हमारे साथ डॉक्टर मसूद अहमद मौजूद हैं और डॉक्टर मसूद अहमद जो हैं वो पिछले 5 साल से पाकिस्तान की वेरी फेमस कम्युनिटी फार्मेसी चेन दवागो के साथ मुंसलिक हैं। डॉक्टर मसूद जो हैं वो डाउ मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ सिंध फार्मेसी काउंसिल के साथ भी मुंसलिक हैं। तो डॉक्टर मसूद को माइक देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि गूगल की जो है गूगल मीट की पॉलिसी एक आध दिन पहले चेंज हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है ये कॉल 1 घंटे बाद डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अगर ऐसा होता है सेम लिंक को आप क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन को। और सेशन में अगर सेशन के दौरान आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और वरना सेशन के बाद जो है वो अपना माइक ऑन करके डायरेक्ट डॉक्टर मसूद साहब से भी पूछ सकते हैं। So thank you so much and welcome Dr. Masood. You can take away from here now. Thank you. थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले एंड माहिर अद्वियात का शुक्रिया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। दूसरा आपने इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट आगा खान से और वो किया था आप लोगों की लीडरशिप में और वहीं से फिर चीज़ें स्टार्ट की हैं। जब स्टार्ट किया था तब अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कम्युनिटी फार्मेसी का एज सच कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था हमारे पास। और आपको बेहतर आइडिया है कि उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों का आइडिया ये होता था कि 2 से 3 साल आगा खान का एक्सपीरियंस लेंगे एंड देन मिडिल ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर लेंगे या फिर कहीं और बाहर के लिए मूव करेंगे। और बाहर मूव करने का इसलिए होता है कॉन्सेप्ट कि वहाँ पर जिन लोगों ने ट्रैवल किया है या जिनके रिलेटिव्स हैं वो दे ऑल नो कि वहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी बहुत वेल इस्टेब्लिश है। वहाँ पर लोग जानते भी हैं फार्मासिस्ट को, समझते भी हैं, रेगुलेशंस भी जो है वो सपोर्टिव है और सिचुएशंस भी अच्छी हैं। तो एज वी आर Can anyone hear Dr. Masood? स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में और ग्रो ही करेंगी, वापसी की तरफ नहीं आएंगी जिस तरह से दुनिया में ग्रो कर रही हैं। एंड हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं, शायद आप में से कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स हैं या मुझे कहीं पर सुन चुके हैं तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि दुनिया के अंदर बाकी जगहों पे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 60 से 65% जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कम्युनिटी के अंदर सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रेशो 2014 के अंदर 8 से 10% था, अभी शायद 12-14% पर आ गया होगा। तो ये ग्रेजुअली ग्रो करेगा और शायद जिस तरह से फार्मासिस्ट सुबह शाम सिंध में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर इनफैक्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस और इतने सारे इंस्टीट्यूट्स जो ऐड हो रहे हैं, तो ये जो बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं ये आराम से कम्युनिटी के अंदर सर्व कर सकते हैं। एज वी आर स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर रजिस्टर्ड फार्मेसीज जो हैं वो 8000 है और बहुत सारी फार्मेसीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगी शायद, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। 2012 के बाद मेजर लेजिस्लेशन ये हुई है कि जो लाइसेंस है वो फार्मासिस्ट को ही मिल सकता है, उसके अलावा या फार्मासिस्ट को मिल सकता है। दैट मीन्स के फार्मासिस्ट अपनी कम्युनिटी फार्मेसी खोले या फिर किसी फार्मेसी पे खड़े होकर काम करेगा। उसके अलावा लाइसेंस किसी डिस्पेंसर को फिलहाल नहीं मिल सकता। जो पुराने क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स हैं कैटेगरी सी वाले या कैटेगरी बी वाले, वो रिन्यू करा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जब तक हैं, क्योंकि उनके साथ रोज़गार लगा हुआ है। और जब उन्होंने वो कैटेगरी बी किया था तो उनको उस टाइम पे ये क्लेम था कि वो फार्मेसी अपनी खोल सकते हैं या बिजनेस अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन तक वो उनको अलाउ किया हुआ है। लेकिन 2012 के बाद जितने भी नए लाइसेंस बन रहे हैं किसी भी फार्मेसी के, वो फार्म डी,
बी फार्म क्वालिफाइड पर्सन के ही डिग्री के ऊपर बन रहा होता है। अच्छा, ये तो है साइड लॉ की। हम सब इसी कम्युनिटी में रहते हैं और हम सबको अंदाज़ा है एक डाउन साइड का कि ये जो लाइसेंसेस हैं, ये बहुत सारे लोग अभी भी कुछ फैमिली प्रेशर्स की वजह से खुद अपनी कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ पे स्केल भी अभी उतना चार्मिंग नहीं है कि बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करके या चीज़ें छोड़ के कम्युनिटी की तरफ आता हो, तो वो यूजुअली रेंट आउट कर देते हैं। तो जब रेंट आउट हम कर देते हैं तो फिर वहाँ से थोड़ा-सा एक चीज़ लगती है कि शायद जो सफ़र आपने 5 साल में करना है, उसको करते-करते 15 साल लग जाएँगे हमें। तो मोटा-मोटा ये तो सिर्फ़ कम्युनिटी फार्मेसी की हमने बात अभी मैं दे रहा था इंट्रोडक्शन की कम्युनिटी फार्मेसी में दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। कम्युनिटी फार्मेसी बाय डेफिनिशन क्या होती है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? जी मसूद, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके। ऑब्जेक्टिव हमारे 3 ही होंगे सिर्फ़। पहला ये कि आई होप कि 90% फार्मासिस्ट हैं, तो मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिसिन्स जो हम सेल कर रहे होते हैं, ये सिर्फ़ उस तरह से नहीं है कि आप कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं या आप कोई मिठाई की दुकान पे काम कर रहे हैं। आप एक इम्पैक्ट बिज़नेस में हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको नौकरी के साथ-साथ, तनख्वाह के साथ-साथ बहुत सारी दुआएँ मिल सकती होती हैं। आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं या खुदा ना ख़ास्ता किसी की ज़िंदगी पे अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है आपके एक सही या गलत फ़ैसले से। ठीक है? तो अगर आप सिर्फ़ पर्चे को देख के सही दवाई भी दे देंगे, तो भी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज़ एक 2014-2015 के स्टैट्स जो अवेलेबल हैं ऑफ़लाइन, वो ये कहते हैं क्योंकि 40% दवाइयाँ जो होती हैं वो पहला ये कि जाली होती हैं या फिर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज़म्पशन होती हैं। ठीक है? 2 हैं, जाली प्लस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज़म्पशन। अच्छा, नॉट फिट फॉर उसके अंदर जो और चीज़ें होती हैं, जो मॉइस्चर होता है या सनलाइट होती है, उसका ख़्याल ना किया गया हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इससे भी दवाई शायद जब ली थी तब सही थी, लेकिन उसको जो रिक्वायरमेंट है, जो जिस चीज़ में उसको रखना है, वो अगर उस तरह उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया तो वो ख़राब हो जाएगी। आप, मैं, जितने भी सारे लोग हैं, हम अगर बड़ी फार्मेसीज़ को छोड़ दें और इलाके में छोटी फार्मेसीज़ देख लें, इवन जो अच्छी भी बनी होती हैं, वहाँ पर इफ़ यू सी तो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं होता। और कभी-कभार लाइट चली जाती है या इवन 2-2 घंटे लाइट जा रही होती है, तो जो हमारे घर के फ्रिज का हाल होता है, वही उनके फ्रिज का हाल होता है। ठीक है? प्लस ये जो फ्रिज होते हैं नॉर्मल वाले, वो अक्सर कभी-कभार अगर उनका टेम्परेचर ख़राब हो जाए या मेल फंक्शन करे, तो वो नीचे की चीज़ें भी जमा देते हैं। ठीक है? तो जो बायोलॉजिकल फ्रिज होते हैं, उनमें ये सारी ये क्वालिटीज़ होती है कि कभी वो फ्रीज़ नहीं करता। प्लस ये कि जो अच्छी फार्मेसीज़ होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप होता है, तो वहाँ पर एटलीस्ट आप ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि वहाँ पर यूटिलिटी का एक्सपेंस आएगा, फ्यूल का एक्सपेंस आएगा, लेकिन किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने उस दवाई को जो फ्रिज में रखा हुआ है, जो कि अलमारी भर गया, वो इश्यू नहीं होगा। वो इंसुलिन जो है, उसको हमेशा वो 2 से 8 का टेम्परेचर मिलेगा। चाहे आप रात में बंद करके भी जा रहे होंगे, आपको पता है कि आपने ये कॉस्ट इनकर करनी है कि ये ओवरनाइट फ्रिज चलता रहे। छोटी फार्मेसीज़ के अंदर वो एसी भी बंद हो जाते हैं। चले, एसी अगर बंद हो गया और टेम्परेचर रात में बेहतर होता है, लेकिन फ्रिज अगर जब बंद हो जाएगा और ओवरनाइट बंद रहेगा, तो वो फिर फ्रिज वाला काम नहीं करता, वो अलमारी बन जाता है। और लोग, जितनी महँगाई हो गई है, जितने यूनिट्स महँगे हो गए हैं, तो वो कहीं न कहीं से ये सेविंग्स छोटी-छोटी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें खराब हो रही होती हैं। ठीक है? तो व्हेन व्हेन वी एज़ अ फार्मासिस्ट या एज़ अ एथिकल प्रैक्टिशनर हम काम करेंगे, तो हमें पता है कि हम ये कॉस्ट बेयर कर रहे होंगे। हम कोई अनड्यू मार्जिन्स या अर्ली विन्स के चक्कर में ये सारी मेल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे होंगे, इन सारी कंपल्जन्स को यूज़ नहीं कर रहे होंगे अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए। और उसके अलावा एज़ अ फार्मासिस्ट जब हम खड़े होंगे, तो हमें पता है कि हम एटलीस्ट अगर कोई दवाई नहीं समझ आ रही होगी, तो वी कैन ऑलवेज़ आस्क कि जी किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, या साथ में कॉम्बिनेशन देख के हमें बेहतर अंदाज़ा हो सकता है। सॉरी, मैं शायद बीच में बार-बार कफ़ी करूँगा, इसलिए एक बार एडवांस में ही एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए, तबीयत थोड़ी-सी आउट है। सो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। हम कोई अनड्यू मेडिसिन्स, कोई इस तरह की ब्लैक में से चीज़ें, फॉर इंस्टेंस ज़ैनेक्स की दवाई ब्लैक में नहीं बेच रहे होंगे हम।
वी नेवर सेल जेनेक्स मार्केट में 3,000 रुपये की बिकती है, हम जितने की होती है उतने की ही सेल कर रहे होते हैं, वो 300 रुपये की होती है, ठीक है। तो कोई तकरीबन 10-12 गुना महंगी करके बिकती है मार्केट में। तो जो छोटे दुकानदार होते हैं वो ये वाले काम भी कर रहे होते हैं, फिर उससे और किसी को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के देंगे, स्पेसिफिकली जेनेक्स प्रिस्क्रिप्शन के बगैर देंगे, या इस तरह की साइकोट्रोपिक ड्रग्स देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, तो वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है किसी के लिए, या फिर उसको एडिक्शन हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम जब अवॉइड कर रहे होते हैं तो हम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। इवन एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ना दें, या फिर अगर देनी पड़ जाती है क्योंकि आप नहीं दोगे तो उसको बराबर वाली शॉप से मिल जाएगी। ये हमने फेस किया। वी स्टार्टेड फ्रॉम ड्रग मार्ट, आई स्टार्टेड फ्रॉम ड्रग मार्ट विद ज़ाद। आई रिमेंबर कि हम वहाँ पर नहीं देते थे, तो लोग बराबर वाली फार्मेसी से लाके हमें दिखाते थे। तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद हम डे वन से बिल्कुल इस तरह से जाएंगे तो शायद हम पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे इस मुआशरे के अंदर, और हमें ग्रेजुअली शायद चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो फिर हमने ये स्टार्ट किया कि हम उनको डिस्पेंस करने लगे, लेकिन हम काउंसिल कर देते थे। एंड वी थॉट कि हम एटलीस्ट काउंसिल करके तो दे देंगे ना, हम ये बता देंगे जी कंज्यूम करना है, फिनिश देम ऑल वाला हम एज अ फार्मासिस्ट वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो हम ये छोटे छोटे इम्पैक्ट्स हैं जो कि ट्विकिंग करेंगे और ये काम करना शुरू करेंगे तो लोगों को समझ आने लगेगी। अच्छा, दूसरा सस्टेनेबल बिजनेस या बेटर रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत थिन मार्जिन बिजनेस होता है। ये कपड़े की तरह नहीं है या किसी और चीज़ की तरह नहीं है जिसमें 50% का मार्जिन होता है। वी ऑल नो कि दवाई जितने की मिलती है और जितने की बेचते हैं उसमें कोई 15 से 20%, 15% का मार्जिन होता है। कभी कभार कोई ऑफर्स आ जाती हैं, आप में से अगर कोई दुकानदार होगा या कहीं काम करता होगा किसी फार्मेसी में। हॉस्पिटल की हम बात नहीं कर रहे, हम रिटेल की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी की। हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल मार्जिन मिल जाते हैं, कम्युनिटी के अंदर आपको नहीं मिल रहे होते हैं स्पेशल मार्जिन। आप 15% ट्रेड प्राइस और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और उसी 15% के बीच में से आप डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन कर रहे होते हैं, जिसका हमें आइडिया है कि वो 10 से 12% मांग रहे होते हैं लोग ना, मार्केट में दे रहे होते हैं। होता नहीं है उस तरह से, लेकिन वो क्लेम इस तरह से करते हैं और लोग उस पर ट्रैप भी हो जाते हैं क्योंकि उनका खुला बिल होता है। तो वो कोई सॉरी, खुला बिल होता है तो वो कोई भी चीज़ जो होती है वो उसको आराम से सस्ती महंगी कर सकते हैं। पेट्रोल का पत्ता 20-25 रुपए का बेच देते हैं, 30 रुपए का भी बेच देते हैं, आजकल शॉर्ट हो गया तो 50 का भी बेच देते हैं, ठीक है। ब्रूफेन का पत्ता जिन पे पैसे नहीं लिखे होते वहां पर वो पैसे अपने इस तरह से करके अगर 10 पत्ते बेचते हैं और हर पत्ते पे 8 रुपए, तो 100-200 रुपए इस तरह रोज से निकाल रहे होते हैं अपने। तो ये सारे काम वो इस तरह से कर रहे होते हैं। तो हम मे बी के डिस्काउंट्स में, मैंने आपको कहा कि हम 15% के मार्जिन पे काम करेंगे, अभी सिर्फ ऐसे समझिएगा, ठीक है। बाद में और अपॉर्चुनिटीज होंगी इसमें। तो आप शायद 15 में से 12% डिस्काउंट नहीं दे सकते ना। आप अगर 12% डिस्काउंट दे देंगे तो हर 100 रुपए के ऊपर सिर्फ 3 रुपए कमाएंगे, और उसमें से फिर कॉस्ट निकालनी है सारी, तो कुछ भी नहीं कमाएंगे। तो उसमें क्या विन विन आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, डिस्काउंट कैसे इस तरह का मिडिल वे का रख सकते हैं, कस्टमर को क्या और ऑफर दे सकते हैं, तो वो डिस्कशंस कुछ बीच में है। दूसरा, बिल्कुल बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होंगी लीगल रिक्वायरमेंट्स की, तो मैं 2 डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा माहिर अद्वियात की टीम के साथ, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, जो जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। फाइनेंशियल्स किसी को और स्पेसिफिकली समझने होंगे तो मैं अवेलेबल हूँ, अगेन फेसबुक पे भी होता हूँ, वैसे भी अवेलेबल हूँ, इजीली एक्सेसिबल हूँ वर्किंग आवर्स के अंदर। तो उसमें भी डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन कंसीडरिंग के ऑडियंस फार्मासिस्ट बैकग्राउंड की ज़्यादा हमारे पास है और फाइनेंशियल्स या अकाउंट्स में जाएंगे बहुत ज़्यादा तो वो ड्राई हो जाएगा, तो विल ट्राई कि हम उसको बहुत डिटेल में ना जाए, ठीक है। सो विल बी ट्राइंग। मैंने पहला वाला पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, बेसिक डेफिनेशन से। आई रन क्विकली थ्रू दैम, उसके बाद कुछ मॉडल्स पे बात करेंगे, देन क्विकली हम आखिर की 10-15 स्लाइड्स हमारी हैं जो कि बिल्कुल बिजनेस के ऊपर है, जिस पे हम बात करेंगे। सो कम्युनिटी फार्मेसी सिंपली अ मेडिकल स्टोर, आसान समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, अदरवाइज लोग इस पर ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में काम कर रहा होता है, वहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है और प्रोफेशनली चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही होती है आपने उसी को मैनेज करना होता है, आपने कोई अलग से दवाई बना के नहीं देनी होती अनटिल एंड अनलेस के आप एक स्पेशल टाइप का कंपाउंडिंग का लाइसेंस लेंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा वो किस तरह से होता है। अदरवाइज जो मेडिकल स्टोर वाला कर रहा होता है आप भी उसी तरह से कर रहे होते हैं। मैंने पीछे बहुत सारी चीज़ें बताई, आप सारी वो इथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, आप टेम्परेचर कंप्लायंट होते हैं, आपकी प्रोक्योरमेंट जो होती है वो सप्लायर के थ्रू होती है, आप मार्केट से माल नहीं खरीद रहे होते जहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर दवाई असली और जाली मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलती। वहाँ पर दवाइयों के ऊपर ब्लैक मार्कर लगा होता है या कटी हुई होती है, तो वो सारी चोरी हो के दवाइयाँ आ रही होती है, शायद असली भी होती होंगी लेकिन
वो किसी गरीब की दवाई थी जो उसको किसी अस्पताल से मिलनी थी, लेकिन क्योंकि मार्केट में उसका खरीदार मौजूद है दुकानदार की शक्ल में, और आखिर में जो यूज़ कर रहा है उसको भी डिस्काउंट चाहिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की चोरी की दवाई है, तो वो एक पूरी सप्लाई चेन बन जाती है। और वो कहीं न कहीं आप उसमें असिस्ट कर रहे होते हैं, आप खरीदते हैं तो पीछे से चोरी होती है, और पीछे से चोरी होती है तो किसी गरीब को सरकारी अस्पताल के बजट से दवाई नहीं मिलती। तो ये पूरा एक सप्लाई चेन बन जाता है, और हम इसको डिस्करेज कर रहे होते हैं, एज़ अ फार्मासिस्ट भी कर रहे होते हैं, एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी कर रहे होते हैं। तो हम वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम सारे एथिकल वेज़ फ़ॉलो करते हुए काम करते हैं, प्लस काउंसलिंग इज़ द पॉइंट जो हम उसके अलावा कर सकते होते हैं। मैं अगली स्लाइड में आपसे यही अभी पूछने लगा हूँ। यूजुअली जब लाइव होते हैं तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन अभी मैं रन थ्रू कर दूँगा। ठीक है, हम इसके अलावा क्या-क्या कर सकते होते हैं? एक्यूरेसी चेकिंग कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, डोज़ है, इंटरैक्शन है। वारफेरिन अगेन शायद 10 साल दवागों के भी हो गए। मैं अभी 6 दिन पहले वहाँ पे खड़ा हुआ था हैदराबाद में एक ब्रांच के ऊपर, तो 6 दिन नहीं हो गए बल्कि महीना हो गया। मैंने आज के जी ये वारफेरिन ले रहे हैं तो क्या क्या करना है, कुछ पता है इसके साथ? मैंने कहा जी वालदा लेती हैं, तो वालदा जो लेती हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है। लकीली उनको पता था, उन्हें बताया हाँ जी सब्जियाँ मना की हुई हैं उनको कि सब्ज़ी नहीं खानी है, और इस तरह से ख्याल करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला आज की तारीख में भी अगर आप खुद भी जाके 6 जगह मेडिकल स्टोर से वारफेरिन लेंगे ना, तो 6 में से आई एम श्योर कि आपको 5 जगह कोई काउंसल नहीं करेगा। तो वो काउंसलिंग, वो इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जिनका क्लिनिकल बेहतर है, सबको पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन के होता है, वारफेरिन का वो एंटीडोट है। तो आप वारफेरिन लेते रहें और सब्जी साथ में लेते रहें, पालक हो गई और इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो वो सारा उसको नेगेट कर देगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा आप और बहुत सारी चीज़ों की बेसिक काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं अक्सर एक और चीज़ बता रहा होता हूँ आजकल, और ऑर्थो का काफ़ी इशू रहता है, और आजकल जो बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, एलिंडोनेट, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये काफ़ी कॉमन हो गई हैं, 40 के बाद यूज़ हो रही होती हैं, पीएमडीज़ में भी, पीएमएस के अंदर भी, फीमेल्स के अंदर भी। तो उसके ऊपर आप काउंसलिंग कर सकते हैं। फॉर उसके लिए स्पेसिफिक काउंसलिंग होती है कि जी वो सुबह में आपने निहार मुँह लेनी है, सादे पानी के साथ लेनी है। उसके लेने के बाद आपने लेटना नहीं होता, आप स्ट्रेट बैठे रहेंगे या कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, कोई इस तरह की चीज़। अगर आप नहीं करेंगे या अवॉइड आप रूटीन में लेंगे तो वो फिर गैस्ट्रिक परफोरेशन कर सकती है, और अल्टीमेटली कैंसर तक भी ले जाती है गैस्ट्रिक, क्योंकि वहाँ पर जाके वो चिपक जाती है। तो इसी तरह से फिर आप जब एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे होंगे तो आप शायद कोई सिस्टम यूज़ करेंगे, आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो फिर किसी भी, जिस तरह बिजनेस में होता है कि आपके ना कस्टमर्स बन जाते हैं, तो आपके लिए भी कुछ रूटीन के कस्टमर्स होंगे, या 60-65% कस्टमर्स वो होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर या क्रॉनिक मेडिसिन, लाइफ टाइम जो रहने वाली बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां ले रहे होते हैं। तो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे तो आप फिर ये भी चेक कर सकते हैं कि उनकी कंप्लाइंस कितनी है, एडहेरेंस कितनी है। वो दवाइयां अगर 1 महीने की लेके जाते हैं तो महीने बाद आ रहे हैं या 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो आप उनको इस चीज़ पे काउंसिल कर सकते हैं कि जी ये दवाई रोज़ खानी है, आपने शायद 2 महीने बाद आए तो अगर कहीं और से नहीं लिए तो दैट मीन्स कि आप कहीं न कहीं दवाइयाँ बीच में छोड़ते होते हैं। ये सारा काम आप उनसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। आप शायद 3 महीने बाद अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो आप खुद ही बताएँगे कि HbA1c करा लीजिए। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप इंटरवेंशंस कर सकते होते हैं। तो बेसिकली आप ब्रिज कर रहे होते हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं, इसी तरह से आप कम्युनिटी फार्मेसी में भी कर रहे होते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में आपका रोल ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए हो जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर बीच में आपके बाद एक और क्वालिफाइड पर्सन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल होता है, जिसको हम नर्स कह रहे होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पे होता है। और वो एट टाइम्स आपकी कोई गलती होती है तो उसको सब आप एज अ टीम प्लेयर आपका उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, और वो नियर मिस में चले जाती है, वो कोई इंसिडेंट होने से, कोई और इशू होने से बच जाता है। बट जब आप कम्युनिटी फार्मेसी में खड़े होते हैं तो आपके पास या तो कोई उसका रिलेटिव लेने आ रहा होता है दवाई, या पेशेंट अगर खुद भी आ रहा होता है तो वो दवाई लेगा और जाके खाना शुरू कर लेगा। उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो बीच में गुंजाइश कम होती है। इसी तरह से वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपने उसको प्रॉपरली सारा एंड टू एंड काउंसलिंग करनी होती है, और ये की भी जा रही होती है। शायद रश आवर्स में नहीं होती, लेकिन नॉन रश आवर्स के अंदर, और यूजुअली कस्टमर्स को भी आइडिया होता है, जिनको पूछना होता है वो आके 10-15 मिनट अर्ली इन द डेज, जो फीमेल फार्मासिस्ट होती हैं या मेल फार्मासिस्ट होते हैं उनसे आज की तारीख में भी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। इसी कराची के अंदर आके पूछ रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं। इवन कोविड के अंदर तो लोग कॉल करके आ रहे होते थे, क्योंकि क्लिनिक्स नहीं थी तो वो लेकर आ रहे होते थे, और बाकायदा जो पेरेंट्स थे अपने पेरेंट्स को लेकर आए, फार्मासिस्ट से वो इंटरेक्शन कर रहे होते थे, चीज़ें पूछ के मैनेज कर रहे थे। तो ये सारा काम हो रहा होता है, हम कर भी सकते हैं, और अभी शायद बहुत बेसिक लेवल पर है, लेकिन ये ग्रेजुअली विद द टाइम ये इंक्रीज होती जाएंगी चीज़ें। सो
सर्व द कम्युनिटी थिंग्स बियॉन्ड डिस्पेंसिंग हम बात कर रहे हैं कि एज अ मेडिकल स्टोर डिस्पेंसिंग जो होती है उसके अलावा क्या है। मैंने कहा पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस पीएमआर, मैंने कहा था मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है उसमें विन विन लिखा हुआ है। अच्छा विन विन पेशेंट के लिए कंप्लायंस बेहतर होगी, आपके लिए एज अ बिजनेसमैन, हम इसको थोड़ी देर के लिए कह लें, कोई ऑफेंड ना हो अगर इस पे, तो एज अ बिजनेसमैन आपके लिए भी जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो आप भी 2 दिन पहले 5 दिन पहले फोन कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो आई बिलीव कि जो आपके पेशेंट हैं, जो आपके लॉयल कस्टमर हैं, फिर वो कहीं और नहीं जाएंगे, आपके पास ही आ जाएंगे। सॉरी। उसके अलावा आप जब रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, आप उस रिकॉर्ड से आपको पता है कि आपके पास क्या चीज़ें कब बिकती हैं, आप अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं, आप इन्वेंट्री अपनी उस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उन चीज़ों के हिसाब से, रादर देन कि आप कोई चीज़ आपको पता है कि शुरू के 10 दिन में बिकती है बहुत ज़्यादा और आखिर के 20 दिन में कम बिकती है, तो आप अपनी इन्वेंट्री उस तरह से मैनेज कर सकते हैं, रादर देन कि आप पूरे 30 दिन के लिए उसको स्टॉक में अपने पास भर के रखें और आपका पैसा वहाँ पे फंसा रहे। इस तरह से पेशेंट इंस्ट्रक्शंस आप शायद डे 1 पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन है तो आप शुरू में काम कम होगा, आपके पास इंटर्न्स आ सकते हैं, अवेलेबल होंगे, आप उनको सिखाने के लिए आप किसी एक पेशेंट की 4 दवाइयाँ देंगे और उसकी काउंसलिंग करवाएंगे इंग्लिश में और उर्दू में। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो पेशेंट रिपीट आता है तो आप उसको वो पर्चा साथ में दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एडेड चीज़ होगी, बेनिफिट होगा। कभी कभार वो शायद सुना हुआ भूल जाएंगे लेकिन लिखा हुआ उनके पास होगा, आपको शायद हर दवाई के साथ हर बार नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप एक पेशेंट को एक बार देते हैं या 3 महीने में एक बार देते हैं तो वो उसके लिए भी एडिशन होगी और आपके लिए भी एक सिर्फ डिस्पेंसिंग से हटके, और आप मेक श्योर कर लेंगे कि जी ये चीज़ें उस तरह से फॉलो हो रही हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्टिंग कर सकते हैं, वेट है, बीएमआई, सारी चीज़ें। अच्छा ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिड सर्विसेज होती हैं, प्लस ये आपको हेल्प करती है जब कोई डिस्काउंट मांगता है, तो आज ब्लड प्रेशर चेक भी 50-100 रुपए का होता है। ठीक है, तो 1000 रुपए पे अगर आप 1000 रुपए पे 10% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपए बचना। तो अगर आपने किसी का ब्लड प्रेशर फ्री में चेक कर दिया तो आपने वैसे ही 5% डिस्काउंट दे दिया एक तरह से। ठीक है, या आपने अगर 100 रुपए का कीपर होता है तो आपने 10% डिस्काउंट दे दिया। आप शुगर चेक अगर आपने कर दी है और आप कंपनी के थ्रू सपोर्ट करा सकते हैं उसको, कंपनी से सपोर्ट नहीं करा सकते, छोटी सी आपकी शॉप है तो आप सिर्फ स्ट्रिप के पैसे यूज कर लेंगे ना, तो स्ट्रिप की सेल भी आती रहेगी, आपके पास उसका शुगर भी चेक होता रहेगा। और यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के अंदर एट टाइम्स ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर उनको कोई इशू है या उनका डिस्टर्ब रह रहा है, तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई हो रहा होता है। और जब आइडेंटिफाई होता है तो फिर आप डॉक्टर की तरफ रिकमेंड करते हैं, वो अपना चार्ट बना लेते हैं, और जिस तरह से एक प्रोसेस होता है कि 15 से 20 दिन लगेंगे, एंड देन आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि डिफरेंट टाइम्स में अगर परसिस्टेंटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है तो यस इट्स हाइपरटेंशन, और फिर अगर अनफॉर्चुनेटली हाइपरटेंशन है तो उनको दवाइयाँ लेनी होंगी, आपके पास से भी ले सकते हैं। इसी तरह से वेट अगर किसी का चेक हो रहा है, बीएमआई चेक हो रहा है, उस पर आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो साथ में आप उनको मल्टी वाइटामिन सजेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें उनका भी फायदा होता है और आपका भी एज अ बिजनेस फायदा हो रहा होता है। दूसरा, रैशनली आप यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, आप नींद की दवाइयाँ तो नहीं देंगे कभी भी, मुझे पता है नहीं देंगे हम एज अ फार्मासिस्ट, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, आप इसको अवॉइड कर लेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में आप एटलीस्ट विद प्रॉपर काउंसलिंग आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो नींद की दवाइयों में अक्सर ये होता है कि आपको आखिर में आके 1 या 2 गोली देनी पड़ जाती है, वो इसलिए होती है कि 1 से 2 गोली की साइंस ये होती है कि किसी की जान नहीं जाएगी उससे, तो एटलीस्ट वो रात गुजार लेगा, आपकी दुकानों के शीशे नहीं टूटेंगे और आप उससे कहेंगे जी प्रिस्क्रिप्शन बनवा के आप प्रॉपर लेकर आ जाइए। अच्छा, कोई भी अगर इंडिविजुअल फार्मेसी में काम कर रहा होगा, शायद ये नेक्स्ट वाला उसके लिए नहीं है, अगर लेकिन चेन फार्मेसी में जिस तरह से हम हैं, तो नाउ वी आर इन्वॉल्व विद मिनिस्ट्रीज, नाउ वी आर इन्वॉल्व विद ईपीआईज। ठीक है, जो वैक्सीनेशन वाला काम है, इम्यूनाइजेशन वाला काम है गवर्नमेंट का, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हम कुछ बीच में रुक गए, लेकिन उसमें चीज़ें 2 से 3 दफ़ा हमारी उस लेवल तक गई हैं जहाँ पर हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इवनिंग के अंदर गवर्नमेंट वाली इम्यूनाइजेशन दवाओं के सेंटर के ऊपर या XYZ सेंटर के ऊपर या और जितनी चेंज है उनके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सेम वैक्सीनेशन होती हैं, लोग महंगाई में अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, लेकिन क्या होता है कि शायद सुबह में सिर्फ डिस्पेंसरीज होती हैं, शाम में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है कि उनके पास उस वैक्सीनेशन अवेलेबल होती हैं और उसके बाद उनकी कवरेज बढ़ जाएगी, और पेशेंट के लिए फ़ायदा ये है कि वो फ्री में अवेल कर सकता है किसी एक अच्छी जगह पे जाके, आप इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस ये कि जब आपके पास मल्टीपल जगहों का डाटा है तो नाउ लेट्स अज्यूम कि आप मलीर साइट पे आप देखते हैं या शफीसल साइट पे देखते हैं या आप किसी और एरिया के अंदर देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि आपने टैग किया हुआ सिस्टम के अंदर अच्छे से, जितना आप सिस्टम में डाटा दे देंगे वो आपको सपोर्ट करेगा। फॉर इंस्टेंस, आपने टैग किया हुआ डाटा सारा जेनरिक वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी, थेराप्यूटिक वाइज भी,
बैक एंड पे अगर टैगिंग की हुई है तो आप ये डाटा निकाल सकते हैं कि किस एरिया के अंदर कौन सी दवाई कितनी कंज्यूम हो रही है। तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या इशू होगा। फॉर इंस्टेंस कहीं पर गैस्ट्रो के इश्यूज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको, तो मे बी कोई सेवेज लाइन का इशू हो, पानी का इशू हो, कोई इस तरह की चीज़ें हो। कहीं पर पता है कि किसी एक जगह पे एरिया में टीबी है स्पेसिफिकली, टाइफाइड, कोई इस तरह की बीमारियाँ, मलेरिया, कोई इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं जो कि काउंसलिंग से या अवेयरनेस से या सेशन से या फिर शायद मे बी के जो गवर्नमेंट फ्यूमिगेशन वगैरह कर रही होती है, आप वो इनसाइट्स दे सकते हैं और उसमें आप हेल्प कर सकते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि शायद अभी नहीं है, लेकिन जितनी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये डाटा इसी तरह से यूज़ होता है और इस तरह से चैनलाइज हो रहा होता है और ये सपोर्ट कर रहा होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर और फ्यूचर बजटिंग के अंदर कि किस तरह से किस चीज़ के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, अवेयरनेस पे कितना इन्वेस्ट करना है, ट्रीटमेंट पे कितना इन्वेस्ट करना है। दूसरा, जब आप इस साइकिल में आ जाते हैं और जब आपको ये सारे काम करने होते हैं तो आपका इंटरेक्शन हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी होता है प्लस पब्लिक से भी होता है। और जब पब्लिक से इंटरेक्शन होगा तो आई बिलीव कि शायद अगले 5-10 साल, होपफुली 5 से 10 साल में आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा जो हमें शायद डे वन पे फेस करना पड़ा था, क्योंकि हमें बताना पड़ता था कि हम फार्मासिस्ट हैं, फिर हम बताते थे कि हम दवाइयों के डॉक्टर हैं, तो फिर होता था कि अच्छा आप कंपाउंडर हैं। तो शायद उस चीज़ से आपको फिर अवेयरनेस क्रिएट, जिस तरह बाहर मुल्कों में जाना पहचाना जाता है और सारी चीज़ें उसी तरह से यहाँ पर भी होने लग जाएंगी। तो विद ऑल दिस हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि हम शायद डिस्काउंट बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें आप अर्न कर सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर स्क्रीन, ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप। ये सारी वो डिजिटल मशीन है जो कि सिंगल गैजेट्स पे अवेलेबल है। कुछ जो SEC A और B एरियाज होते हैं वहां पर लोग ये मशीन खरीद लेते हैं, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। इसकी स्टेप सेल आउट हो रही होती है, प्लस इससे ओवरऑल हेल्दी इन्वायरमेंट एक क्रिएट हो रहा होता है। आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, वो रूटीन में ब्लड प्रेशर शुगर चेक कर रहे होते हैं, जिस तरह की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं। दूसरा, सबसे लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आप में से जो लोग काम करते हैं या अस्पतालों में काम किया उनको पता है कि ये स्पेशलाइज्ड है। कोई भी रिटेल फार्मेसी में कंपाउंडिंग नहीं कर सकता डायरेक्टली, उसके लिए स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। उसकी एक पूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एरिया की, इक्विपमेंट्स की और सारी चीज़ों की, तो वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, उसके बाद आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। पर कंपाउंडिंग जो है वो आपको फिर हेल्प आउट करती है आपके प्रॉफिट्स के अंदर और स्पेशलाइज बनाने में। जिस तरह से निगहबान कंपाउंडिंग है ना, अब आप में से शायद सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि जो कोई चीज़ कंपाउंडिंग की अगर लिख के फॉर्मूला दे दिया स्किन का, तो आपको निगहबान से लेना बनवा के, या कुछ 8-10 जगहों पे कौसर के ऊपर या 8-10 जगहों पे इस तरह से काम शायद होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक एरिया अवेलेबल है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं और यहाँ पर आप प्रॉफिट आराम से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अब आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में चले गए। तो ये काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप इसमें अपने हिसाब से प्रॉफिट रख सकते हैं, इसमें आपको चैलेंज नहीं आता। तो ये फिर आपको वो 10 से 15% वाले मार्जिन से बाहर निकाल के एक अच्छे मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में ले जाता है, जो आप आराम से रेगुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो ये सारी पढ़ाई समझ लें, हमने फार्मेसी वाली बातें कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा मोड चेंज कर रहा हूँ। अब से हम जो आगे बात करेंगे वो बिजनेस की होगी। अच्छा, ये जो स्लाइड मैंने ओपन की हुई है, जब तक मैं कह रहा हूँ तो एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा। बेसिकली आप कहीं पर भी किसी मॉल में जाते हैं या किसी सुपरमार्केट में जाते हैं या आसान से चेंज में जाते हैं, इम्तियाज में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी फैशन वाली शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली अरेंजमेंट की हुई होती है चीज़ों की। तो इसको कह रहे होते हैं बेसिकली मर्चेंडाइजिंग। अच्छा, मर्चेंडाइजिंग जो है ये बेसिकली क्या कर सकती है, ये ऑल टुगेदर चेंज कर सकती है। किसी चलती हुई चीज़ को कम चलने वाली चीज़ में कन्वर्ट कर सकती है, किसी कम चलने वाली चीज़ को ज़्यादा चलने वाली चीज़ में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सारा एक पूरी इसके पीछे एक साइंस है, पूरी रिसर्चेस हुई हुई है बहुत ज़्यादा। और ये आप मेडिसिन के ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। मेडिसिन आप अगर मुंह पे भी रख देंगे तो पेशेंट वही दवाई लेगा जो उसको डॉक्टर ने लिख के दी हुई है। लेकिन जब आप कम्युनिटी फार्मेसी में आते हैं तो वहाँ पर 3 से 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन कैटेगरी होती है प्योरली, जो कि प्रिस्क्रिप्शन रन होती है, और वही 60-70% आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा हेल्थ केयर या मल्टी वाइटामिन होते हैं, जिसको कॉमन फार्मेसीज के अंदर तो वो अगेन डॉक्टर के ऊपर करते हैं। जब फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है तो वो उसको पुश कर सकता है या उसको एडवाइस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कार्डियक है तो आपने उसको ओमेगा का दे दिया, आपने गाइड कर दिया उसको, जिसमें उसके लिए भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ठीक है, किसी को आपने डायबिटॉन, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसको मल्टीविटामिन चाहिए तो आपने डायबिटॉन हो गया, इस तरह के 10 और भी होंगे।
तो वो आप सजेस्ट कर सकते होते हैं। इसी तरह से किसी को अगर पट्ठों का मसला है, किसी और चीज़ का मसला है, डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी हो रही है, तो उसके हिसाब से मल्टीविटामिन है, बहुत सारी चीज़ें जो आप सजेस्ट कर सकते होते हैं। तो ये आपको नॉन फार्मा की साइट पे, मेडिसिन की छोड़ के जो कंज्यूमर वाली साइट है या डिवाइसेस है या हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स है, वहाँ पर ये आप मर्चेंडाइजिंग को समझेंगे और इम्प्लीमेंट कर सकते होते हैं। ठीक है। ये सिंगल स्लाइड है, नेट से पिक की हुई है मैंने, और ये सिर्फ बता रही है इसमें 3 से 4 लेवल्स हैं। ग्रीन वाला इज टॉप लेवल जो कि आई से ऊपर का है, रेड वाला इज आई लेवल, एंड रेड हॉट का मतलब है कि ये आपका बिल्कुल हॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर किसी चीज़ को आप प्लेस कर दें या यहाँ से किसी चीज़ को हटा दें तो डायरेक्टली आप उसके सेल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे नीचे लिखा हुआ है 2 एरो के बीच में, मूविंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम बॉटम शेल्फ, येलो वाले जो एंकल लेवल लिखा हुआ है, यहाँ से उठा के अगर आप रेड वाले में ले जाएंगे आई लेवल पे, तो उसकी सेल 87% तक इंक्रीज कर सकती होती है। ठीक है। हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि बंदा देख के यूज करता है या जिसको आप पुश करा सकते हैं। अच्छा, टॉप लेवल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल बेसिक्स है। फॉर एग्जांपल कोई भारी चीज होगी वो ऊपर रखी होगी तो वो कन्वीनियंस नहीं है। ठीक है। तो आप कोई कन्वीनियंट चीज रखेंगे, कोई ऐसी चीज रखेंगे सिर्फ जो डिस्प्ले करानी है, शायद बिकेगी नहीं। एंकर लेवल पे कौन सी चीजें रखनी है आपने जो कस्टमर खुद ही ढूंढता हुआ आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की चीज़ है, पीडियाश्योर अगर मैं लेने जा रहा हूँ तो मुझे आई लेवल पे नहीं भी मिलेगा तो मैं ढूंढ लूंगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि बिकनी है, जो लोगों ने लेनी है, उसको आप ऐसी जगह रख देंगे कि वो ढूंढ ले थोड़ा सा। कोई न्यू प्रोडक्ट आ गई, कोई इस तरह की चीज़ है जो आप बिकवाना चाह रहे हैं, तो वो आप आई लेवल पे रखेंगे या वेस्ट लेवल पे। 66% सेल्स या 60% सेल्स आपकी इन 2 रेड और ब्लू रीजन के अंदर आ रही होती है। दूसरा इसमें क्रिटिकल ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते हुए चल रहे होते हैं, प्लस ये कि शेल्फ के अंदर पहली नज़र लेफ्ट साइड पे पड़ती है आपकी, तो इस हिसाब से आपको अगर कोई लेस सेलिंग चीज़ है तो आप लेफ्ट साइड पे पहले रखें, सबसे पहले शायद नज़र में आएगी तो वो ज़्यादा सेल आउट हो जाएगी। तो ये पूरी एक मर्चेंटाइजिंग है। जब आप अगर कोई फार्मेसी अपनी बनाएगा या कहीं पर अगर खुद ही आप किसी रिटेल फार्मेसी में काम करते होंगे, इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगी। अच्छा, मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है कि डाटा जितना आप अच्छा इनपुट कर देंगे उतना आपको हेल्प आउट करेगा। इससे पहले मैंने जितनी बात की थी वो फार्मेसी या फार्मासिस्ट के हिसाब से बात की थी कि आप दवाइयाँ देख लेंगे, आप कंप्लाइंस देख लेंगे, आप इंटरेक्शंस देख लेंगे। यहाँ पर दोबारा स्लाइड ऐड करने का मतलब है कि बिजनेस इंटेलिजेंस में बीआई ये आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा सिस्टम। अच्छा, सिस्टम आपको सीजनल फोरकास्टिंग बता देगा। फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, लास्ट ईयर सर्दियों में किन चीज़ों की सेल पिक कर गई थी, किन चीज़ों की सेल स्लो हो गई थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वो जब 12 महीने गुजर जाएंगे, टाइम गुजर जाएगा, तो ये आपको बताना शुरू कर देगा। ये आपको सेल फोरकास्ट शुरू कर देगा कि जी लास्ट ईयर मई के अंदर आपने कितनी सेल की थी, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग शुरू कर लेंगे। लास्ट ईयर कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आखिरी 2 महीने में बिक के खत्म हो गई थी, तो आप शायद 2 से 3 महीने पहले वो प्रोक्योर कर लेंगे कि वो मार्केट से आउट होने से पहले आपके पास सीजन के लिए अवेलेबल हो। तो जब आप बिजनेस इंटेलिजेंस या बीआई टूल्स यूज करते हैं या फिर आप सिस्टम यूज करते हैं तो ये आप सारा काम कर सकते हैं। बेसिक सिस्टम भी होगा जहां से आपका डाटा एक्सेल पे आ जाएगा, तो आप एक्सेल के ऊपर भी लगा कि दिन में कितना बिकता है, महीने में कितना बिकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। प्लस वो आपको कंट्रोल सिस्टम जब होते हैं तो आपको कंट्रोल मिल रहा होता है एक्सपायरी का भी, प्लस आपको कंट्रोल मिल रहा होता है विजिबिलिटी का भी कि सिस्टम में कितनी चीज़ है, फिजिकल कितनी चीज़ है, कोई गैप तो नहीं आ रहा। अगर कोई गैप आ गया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई एरर तो नहीं हो गया, किसी को दवाई कोई क्रिटिकल गलत तो नहीं चली गई। और अगर आप नाम नंबर नोट कर रहे हैं तो आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं बिजनेस के लिए भी, और आप उस लिए भी कॉल कर सकते हैं कि आपने खुदा ना खास्ता कोई दवाई चीज़ गलत दे दी है, तो आप उसको कॉल बैक करके इमीडिएटली पुल बैक कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये वाला स्टॉक असॉर्टमेंट ऑप्शंस फार्मा के लिए, नॉन फार्मा के लिए हमने कहा मर्चेंडाइजिंग की साइज हम देखें किस तरह से होती है। फार्मा के लिए डिफरेंट रिजीम्स होती हैं। रिटेल के अंदर जो यूज़ हो रही होती है वो सेकंड वाली है, ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल। अच्छा, ये रिटेल में बात कर रहा हूँ वो उन रिटेल की जहाँ पर अनट्रेंड स्टाफ भी खड़ा होता है, जहाँ पर बच्चे बहुत सारे आए हुए होते हैं, तो वो सिंपली क्या करते हैं कि ए के ऊपर ए वाली दवाई रखी हुई है, कंपनी वाइज नहीं, ए के ऊपर ए की दवाई रखी हुई है, जेड के ऊपर जेड की दवाई रखी हुई है, तो वो कहते हैं कि जी ए वाली दवाई है तो ए वाले शेल्फ में चले जाते हैं। तो क्योंकि ब्रांड से लिखी होती है तो वो ब्रांड वाइज फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरा रिटेल में जो यूज़ हो रहा होता है कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिटेल में या बेहतर रिटेल में, वो कंपनी वाइज यूज़ हो रहा होता है अल्फ़ाबेटिकल। फॉर एग्जांपल पहले एबट की सारी दवाइयाँ रखी होती हैं, आखिर में जाफा की या जीनित की सारी दवाइयाँ रखी हुई होती हैं। तो इसमें थोड़ी सी आसानी ये होती है कि कंपनी वाइज दवाइयाँ हो जाती हैं। कंपनी वाइज होती है तो थोड़ा सा लुक बेहतर हो जाता है, वो कंपनी की पैकेजिंग एक जैसी होती है। प्लस ये कि वो कंपनी वाइज ऑर्डर करना होता है, कंपनी वाइज ही
सारी चीज़ें होती हैं, तो शेल्फिंग भी कंपनी वाइज़ करनी होती है, उनको उठा के अगर रिफ़िल करना है तो वो फिर इसको हेल्प आउट कर जाता है उनको। हॉस्पिटल्स के अंदर यूजुअली किस तरह से होता है, वो थेराप्यूटिक होता है, ठीक है? थेराप्यूटिक होता है, कुछ जगहों पे सेल बेस भी किया होता है। थेराप्यूटिक के अंदर मतलब ये है कि कार्डियो की दवाइयाँ एक तरफ होंगी, गैस्ट्रो की अलग होंगी। ये वाला मॉडल पेशेंट के हिसाब से या आपके हिसाब से इसलिए अच्छा होता है कि इसमें डिस्पेंसिंग एरर के बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या उसके जो आउटकम्स होते हैं वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। किसी को अगर दिल का मसला है तो उसको गलत दवाई भी दिल वाली जा रही होगी, ये नहीं होगा कि अल्फ़ाबेटिकल के अंदर आपने कोई और बिल्कुल उठा के दवाई खुदा ना ख़ास्ता चले जाए, तो थोड़ा-सा रिस्क मिटिगेट हो रहा होता है। दूसरा ये कि जब पर्ची आती है तो वो दवाइयों वाइज़ आ रही होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो यूजुअली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कार्डियक पेशेंट होगा तो उसकी 3-4 दवाइयाँ कार्डियो की होंगी, तो वो जल्दी से रिफ़िल होके और पैक होके और डिस्पेंस हो रही होती है। इसी तरह से कुछ जगहों पे इस तरह से किया होता है, जो कि सबसे कम यूज़ होता है मॉडल, वो ये होता है कि सेल वाला एरिया एक तरफ किया हुआ है, स्लो मूविंग एक तरफ। इसमें उनको आसानी ये होती है कि वो जल्दी से जो टॉप रनिंग की 20-30 कंपनियाँ वो एक तरफ करीब-करीब रखी हुई हैं, तो वो जल्दी-जल्दी पैक कर लेते हैं ढूँढ के इसमें। और उस एरिया के अंदर एक्सपायरीज़ भी नहीं निकलती क्योंकि वो सारी फ़ास्ट मूविंग है, और बाकी 60-40% के अंदर उनको पता है कि वो स्लो मूविंग है, तो वहाँ पर वो एक्सपायरी भी चेक करते रहेंगे और वहाँ पर उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो ये डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो कि असॉर्टमेंट के लिए फार्मा के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स में हम बात कर लेंगे कि बिज़नेस अगर आपने करना है तो क्या 4 से 5 चीज़ें देखनी होंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, बहुत डिटेल करेंगे तो शायद पूरे दिन का सेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मोटा-मोटा करके आपको इतना समझ आ जाए कि अगर आप में से किसी ने आइडिया लेना हो, आप में से थोड़ा-सा कोई डिटेल में पढ़ना चाहेगा तो उसको हेल्प आउट हो जाएगा। सो कोई भी चीज़, कोई भी बिज़नेस प्लान जो होगा, सबसे पहले आपका आइडिया है, उसके बाद आप उसको प्लान करेंगे एंड देन एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ये 3 चीज़ें ही होती हैं। फ़ीज़िबिलिटी का वर्ड लिखा हुआ है, हम कन्वीनियंस, फ़ीज़िबिलिटी, किसी भी चीज़ बिज़नेस की भी फ़ीज़िबिलिटी होती है। आप बना के उसको देखते हैं कि जी सारा बिज़नेस करने के बाद बच क्या रहा है, ठीक है? वो वायबल भी है कि नहीं है? तो आप कोई भी चीज़ करने लगते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो आप यही सोचते हैं कि यार ये करने का फ़ायदा है कि नहीं? तो बिज़नेस के अंदर भी आपका पूरा बिज़नेस प्लान पहले पेपर के ऊपर बनता है और फिर उसके बाद आप उसको एग्ज़ीक्यूशन में लेके जाते हैं। और फिर आप कोशिश करते हैं कि वो पेपर के करीब-करीब रहे, तो ही आपका काम करेगा। जितना वो उससे ज़्यादा हिलता जाएगा तो आपकी फ़ीज़िबिलिटी ग्रीन या रेड होती जाएगी। ग्रीन फ़ीज़िबिलिटी इज़ गुड, जहाँ पर आप कहेंगे कि आपके पैसे अच्छे बन रहे हैं। रेड का मतलब है कि आप शायद लॉस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरा ये कि फार्मेसी का बिज़नेस जो है वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। इस तरह से नहीं होता कि आपने कोई नई दुकान खोली है और आपने कोई डिस्काउंट लगा दिया तो पहले दिन ही सारा कस्टमर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि बिज़नेस नीड होती है, प्लस दवाइयाँ लोग यूजुअली एक जगह से ले रहे होते हैं तो वहीं से ले रहे होते हैं, तो ग्रेजुअल चेंज होते-होते टाइम लगता है। तो आपकी जो यूजुअली फ़ीज़िबिलिटीज़ या प्रॉफ़िट और लॉस का जो बन रहा होता है फार्मेसी के अंदर, वो 12 महीने पे जाके हम देख रहे होते हैं कि जी 12 महीने पे जाके बिज़नेस की हेल्थ क्या होगी। और 12 महीने तक जब मैं कह रहा हूँ कि देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि शायद 11-12 महीने में जाके आप ये पैसे देना शुरू करेगा। तो कभी भी कोई बिज़नेस मॉडल बना रहे होंगे तो आपने ये सोचना होगा कि आपने एक पहले महीने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें आप सारी चीज़ें बनाएँगे, खरीदेंगे, लगाएँगे, और उसके बाद अगले 11 महीने में जो पैसे हैं, क्योंकि 12वें महीने में पैसे आने लगेंगे तो 11 महीने के जो पैसे हैं उसको भी आप समझ लें कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो 2 इन्वेस्टमेंट्स होंगी आपकी, एक डे 1 पे इन्वेस्टमेंट और एक नेक्स्ट 6 से 11 महीने की या 12 महीने की इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको पहले दिन से ही पता है कि यार ये इतना टाइम लग जाएगा मेरी सेल्स को बढ़ते-बढ़ते, और उसके बाद जाके कुछ पैसे फिर आने लगेंगे। तो इस तरह से प्लान आउट हो रहा होता है। तो कोई भी ये सोच के नहीं कर सकता ये वाला बिज़नेस कि जी मैं स्टार्ट करूँगा और मैंने 20 लाख रुपए लगाए तो पहले महीने 2 लाख रुपए कमा लूँगा। तो उस तरह से अगर सोचेंगे तो मुश्किल होगा। सो कोई भी बिज़नेस करना है तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या करना चाह रहे हैं? बिज़नेस है तो यूजुअली आप चैरिटी तो नहीं करना चाह रहे, तो आप प्रॉफ़िट बनाना चाह रहे होंगे। फिर मिशन क्या है आपका, विज़न क्या है? सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही बनाना है या फिर इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है? इम्पैक्टफुल बिज़नेस है ना फार्मेसी वाला, तो इसमें इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये सेट करने होते हैं अपने लिए, कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, यूएसपीज़ हम कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशंस होती हैं। आप अपनी यूएसपी बनाते हैं कि जी आपके पास कोई क्यों आएगा, ठीक है? उसके बाद आप अपॉर्च्युनिटी देखते हैं कि जी मार्केट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फार्मेसी का बिज़नेस करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फार्मेसी का बिज़नेस दुनिया में कितने ट्रिलियंस का है, ठीक है? और पाकिस्तान के अंदर कितना बिज़नेस है, मिलियन में है टोटल बिज़नेस या बिलियन के अंदर है, कराची में कितना बिज़नेस है। फॉर इंस्टेंस आपको अपने एरिया में करना है तो एरिया में कितने मेडिकल स्टोर हैं, सबसे अच्छा मेडिकल स्टोर कितना है, आपने अंदाज़ा लगाया, सेल कितनी है। सारी ट्रिक्स होती हैं, वो थोड़ी-थोड़ी मैं आपको बता दूँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले गैदर करनी होती है। फिर आपको देखना होता है कि जी पोटेंशियल है या नहीं है। फिर आपने कब खोलनी है। कब खोलने वाली चीज़ शायद आपके लिए इतनी क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ
चलती रहती हैं, सर्दियों में थोड़ी कम शायद हो जाती हैं, गर्मियों में बढ़ जाती हैं ये गैस्ट्रो वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन अदरवाइज दवाइयाँ जो है वो थ्रू आउट चलती हैं। इस तरह से नहीं है कि गोश्त का काम नहीं है कि बकरीद के बाद कम हो जाएगा, या कपड़े का काम नहीं है शॉपिंग वाला कि ईद और बकरीद पे सीजन ज़्यादा है बाकी नहीं होगा। तो दवाइयों का काम टाइमिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन मार्केट का पोटेंशियल आपको लाजमी देखना पड़ेगा, मार्केट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर दवाइयाँ कुछ 700 बिलियन पे चली गई हैं, 2018 के अंदर 438 बिलियन था ये नंबर, तो ये बढ़ते जा रहा है, कोई 15-14-15% से ग्रो कर रहा है। बिजनेस का लीगल स्टेटस क्या होगा, आपके पास कौन कौन से लोग आ सकते हैं, आपसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ये पता होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होगा या ये आपने कॉस्ट नहीं लगाई होगी तो आपको फिर अगेन चैलेंज आएगा, या आपका बिजनेस बंद हो सकता है, सील हो सकता है। लोकेशन देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा और क्या चीज़ें या टिप्स हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 1-2 रिकमेंडेशंस सिंपल दे रहा हूँ। कस्टमर सर्विस, कोई भी आप बिज़नेस करेंगे, आपके पास बिज़नेस में एंड यूज़र कस्टमर है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, आप बिज़नेस मैनेज नहीं कर सकते। और आजकल के तो सोशल मीडिया के दौर में अगर आप कोई चेन रन कर रहे हैं, हर तीसरे दिन आप सोशल मीडिया वॉइस ऑफ कस्टमर पे होंगे, कहीं न कहीं होंगे लोग आपको रिव्यू दे रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें अब्यूज़ कर रहे होंगे आपको, आपके ब्रांड को, तो आपको वो मैनेज करना होता है। आपके पास ये चीज़ें अगर आपकी अच्छी नहीं होंगी या एटलीस्ट डैमेज रिकवरी आपकी पॉलिसी नहीं होगी तो फिर आपको ग्रेजुअली लॉस हो जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आज की तारीख में? आज फेब चल रहा है, तो आज ऑब्जेक्टिव हो सकता है शायद आपका और मेरा या किसी का भी, कि जून 2023 तक मैंने फार्मेसी खोलनी है। अच्छा, साइड पे 5 जो है ना आपके पास चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है? ये आप अक्सर जो लोग पास आउट हो चुके हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में या कहीं पर भी, या कहीं पर जो थोड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पर अक्सर होता है स्मार्ट का वर्ड यूज़ होता है। स्मार्ट हम कहते हैं स्पेसिफिक चीज़ को, मतलब स्पेसिफिक बात करनी है, मैंने बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? स्पेसिफिक में बिल्कुल आपके पास मेयरेबल होगा, स्पेसिफिक होगा प्लस मेयरेबल होगा, टू द पॉइंट होगा, मेयरेबल होगा। आप बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी पता नहीं कद में बड़ा बनना है, कितने पैसों में बनना है, ठीक है? कितने, या मैं बोलूँ मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये 10 लाख रुपए हो गया ना, स्पेसिफिक भी हो गया, मेयरेबल भी हो गया। अच्छा, 10 लाख रुपए कमाने हैं 2 दिन में, अब ये अचीवेबल है या नहीं है? शायद नहीं है। तो आप जब क्योंकि प्लान कर रहे हैं, बिज़नेस बना रहे हैं, तो आपने बहुत सारे सब्स ख्वाब नहीं देखने होते, आपने इसको बिल्कुल रियलिस्टिक रखना होता है। आपका जो ड्राइंग पेपर होगा वो ऐसा हो जो अचीवेबल भी हो, ऐसा ना हो जिसमें मैंने कहा कि आप बोले जी मैं 10 लाख रुपए लगाए, पहले महीने में 2 लाख रुपए कमा लूँगा, ठीक है? तो शायद ये स्पेसिफिक है, मेयरेबल भी है, लेकिन ये अचीवेबल नहीं है और रियलिस्टिक भी नहीं है। ऑल्दो कि टाइम बाउंड भी है कि आपने कहा 1 महीने में कमा लूँगा। तो आपने ये चारों पाँचों चीज़ें रखनी होती हैं। अगर ये अचीवेबल नहीं है और रियलिस्टिक नहीं है तो आपने, तो क्योंकि 2 लाख रुपए कमाने थे, तो अब आप 2 लाख रुपए नहीं कमाएँगे तो आपकी फिज़िबिलिटी आउट हो जाएगी। या आपने किसी से अगर इन्वेस्टमेंट ली हुई है बोल के, तो आपकी उसकी भी ख्वाहिशात आउट हो जाएँगी और सारी चीज़ें आउट हो जाएँगी। तो इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, मेयरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर आप टाइम नहीं देंगे कि जी मैं आपको 10 लाख रुपए कमा के दूँगा, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दें, फिर वो पूछे तो आप कहें मैंने कहा कमा के दूँगा, ये थोड़ी कहा था कि मैं आपको 1 साल में कमा दूँगा, शायद 10 साल में कमाऊँगा। तो इन आइदर वे आपको ये पूरा देखना होता है कि आपका कोई भी प्लान होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, वो स्मार्ट होना चाहिए, वो स्पेसिफिक हो, आप क्या कह रहे हो, बिल्कुल क्लियर हो, वो मेजरेबल हो, इनटेंजिबल ना हो, टेंजिबल हो कि जी कर सकते हैं उसको हम ना, ठीक है? अचीवेबल हो, वो रियलिस्टिक हो और वो टाइम बाउंड होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको एक चीज़ कही कि आप पहले दिन पैसे लगाएँ, 11 महीने की और इन्वेस्टमेंट समझें कि वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल के 30 लाख रुपए डे 1 पे लगाने और उसके बाद 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मुझे अगले 11 महीने में लगाने। तो अब आपको पता लग गया 50 लाख रुपए लगाने हैं मुझे। तो आपको डे 1 से तसल्ली होगी, तो शायद ये भी पता होगा कि 11 महीने तक पैसे लगने, फिर 12 महीने से ये शुरू होना है वापसी आने। तो 12वाँ महीना विल बी योर फर्स्ट मंथ ना, वहाँ से शुरू होगा काम। मार्केट इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताया आपको, 700 प्लस बिलियन की मार्केट हो गई है। मार्केट पोटेंशियल, अगर आप मार्केट पोटेंशियल लोकेशन के लिए भी ज़रूरी है और कैसे करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आप क्योंकि हेल्थ मार्केट में हैं तो आप देख सकते हैं कोई बहुत अच्छे डॉक्टर्स 3-4 बैठे हुए हैं, उनके पास आपको नज़र आता है कि जी वो दवाइयाँ पर्चियाँ निकलती हैं, लेकिन लोग दूर से लेने जाते हैं, तो आपके लिए वो एक अच्छी मार्केट हो सकती है। कोई अच्छा हॉस्पिटल है, उसके बाहर फार्मेसी हो सकती है। कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो डेड हो जाती है आधे दिन बाद, फॉर एग्जांपल बैंक, वहाँ पर हफ्ते बाद कोई नहीं आता। फॉर एग्जांपल स्कूल, दोपहर 2 बजे के बाद कोई नहीं आता। तो वो जगह ऐसी हो जहाँ पर डेली डेस्टिनेशन हो, लोग रोज़ आते हों, ठीक है?
लोग आपके पास वहाँ पर, ये आगे भी आ जाएगी लोकेशन में, अगेन पहले ही बता रहा हूँ ताकि यहीं पे हम इसको क्लोज कर लेंगे। लोकेशन में आपके पास, आपने इस तरह की जगह देखनी है जहाँ पर लोग रोज जाते हो, डेली ग्रोसरी करने जाते हैं, डेली दूध अंडा लेने जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आप उस मार्केट में बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि आप कोई ऐसी जगह बैठे हैं जो स्कूल है या आपके पास बैंक है जो कि बंद हो जाता है, उसके बाद वहाँ फुटफॉल नहीं होता। फुटफॉल नहीं होता तो यूजुअली लोग मॉल में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी और के लिए भी आते हैं तो आप नजर आ रहे होते हैं, तो वो आपने ट्रैफिक जनरेट करना होता है। आप ऐसी जगह जा रहे होते, आप हाईवे पे भी नहीं बैठते कि जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही है लेकिन रुकता कोई नहीं है। तो आपने ऐसी जगह देखनी होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हो। आपके पास आगे लोकेशन के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स आएँगे, मैं वो रीड आउट कर दूँगा। लेजिस्लेशन हम कवर कर लेते हैं इसके बाद। लीगल रिक्वायरमेंट फार्मेसी बिज़नेस के लिए आप सबको पता है कि लाइसेंस चाहिए होता है। अच्छा, लाइसेंस में अक्सर मैं बताता हूँ कि हम कन्फ्यूज़ करते हैं 2 तरह से। लाइसेंस क्या होता है? किसी स्पेसिफिक लोकेशन या प्रीमिसेस के लिए होता है। हम जब पास आउट होते हैं तो सबसे पहले हम डिग्री लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्ट आती है, फिर उसके बाद हम डिग्री लेते हैं। कुछ लोग कॉन्वोकेशन के बाद लेते हैं, कुछ लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है? तो डिग्री लेने के बाद फिर हम फार्मेसी काउंसिल के अंदर अप्लाई करते हैं। अगर हम सिंध के हैं तो सिंध में करेंगे, पंजाब के हैं तो पंजाब में करेंगे, या फिर हम इस तरह से फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करते हैं और वहाँ से हम रजिस्टर हो जाते हैं कैटेगरी ए के अंदर, ठीक है? तो मैंने आपको कहा 2012 के बाद कैटेगरी ए वालों के ऊपर ही नई फार्मेसी का लाइसेंस मिलता है। कैटेगरी बी या डिस्पेंसर वाले जो हैं उनको सिंध के अंदर नहीं मिलता। पहले जिनको मिला हुआ है वो सिर्फ रिन्यू हो रहा है। तो जब आपने ये कैटेगरी ले लिया है, अब आप उससे अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं। आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो जगह होगी, अगर आप उसके मालिक हैं दुकान के, तो आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट देना है, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट करके वो देना होता है, वो साथ लग जाएगा। बाकी चीज़ें लगाएंगे आप। उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। मैं आगे आ रहा हूँ 1 मिनट के लिए। फॉर्म 5 लेंगे। इस फॉर्म 5 के ऊपर आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं। किस किस तरह के लाइसेंस होते हैं? सबसे पहला जो रिटेल सेल का लाइसेंस होता है ना कम्युनिटी फार्मेसी का, वो फॉर्म 6 होता है। 99% फार्मेसीज जो है वो सिर्फ फॉर्म 6 ही लेती हैं। फॉर्म 6 का मतलब है कि ये रिटेल सेल के लिए, ठीक है? अब आप इसके ऊपर दवाइयाँ रिटेल सेल कर सकते हैं। दवाइयों की कैटेगरीज होती हैं, जो पीछे 2 डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाऊंगा अभी, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है। कैटेगरी ए से लेकर आपके पास एफ तक होती है कैटेगरी, और इसमें से कैटेगरी बी जो है और कैटेगरी जी जो है, ये 2-3 कैटेगरीज हैं जो कि बिल्कुल कंट्रोल्ड होती हैं, जिसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, उसके बगैर दवाई आप नहीं दे सकते। इसी तरह साइकोट्रोपिक या नार्कोटिक दवाइयाँ होती हैं। अगर आपके पास फॉर्म 9 नहीं है तो आप जेनेक्स या और इस तरह की दवाइयाँ आप सेल आउट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फॉर्म 9 लेना पड़ेगा। फॉर्म 5 लेंगे और उसके ऊपर आप फॉर्म 9 के लिए रिक्वेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है? अच्छा, कोई भी फार्मासिस्ट जो है वो अपने एक ही कैटेगरी के ऊपर फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 9 तीनों चीज़ें ले सकता है। इनफैक्ट फॉर्म 7 भी ले सकता है। एक ही प्रीमिसेस के ऊपर चारों लाइसेंस ले सकते हैं आप। होलसेल का लाइसेंस कब लेना होता है? जब आप एट टाइम्स आप क्या कहते हैं कि आप अगर बड़ी चेन है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाह रहे हैं साथ में, किसी कंपनी के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और डिस्ट्रीब्यूटर का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो भी आपने लेना शुरू किया, तो आप फिर होलसेल का लाइसेंस भी साथ में ले लेते हैं। अदरवाइज आप फॉर्म 6 का लाइसेंस लेंगे अगर आपको फार्मेसी खोलनी है, अगर कंपाउंडिंग नहीं करनी। कंपाउंडिंग करनी है तो फॉर्म 8 का लाइसेंस भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी फीस अलग से भरेंगे। डॉक्यूमेंट सेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जेनेक्स और इस तरह की चीज़ें और बेचनी है तो आपको फॉर्म 9 लेना पड़ेगा, नार्कोटिक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर नार्कोटिक लाइसेंस आपके पास नहीं है तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपको नार्कोटिक की दवाई देंगे ही नहीं। उसके लिए तो यूजुअली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी फार्मेसीज होती हैं, वो लाजमी नार्कोटिक का लाइसेंस ले रही होती हैं। अगर वो लाइसेंस नहीं लेंगी तो उनको फार्मेसी से दवाई नहीं मिलेगी। बाकी जो छोटी होती हैं वो शायद मार्केट से खरीद लेती हैं। कुछ इस तरह से ट्रिक्स करते हैं बिजनेस चलाने के लिए कि जी आप अगर मुझसे बहुत सारी दवाइयाँ लेंगे तो मैं आपको जेनेक्स से 2 डब्बे दे दूंगा। तो वो मार्केट में प्रैक्टिस होती हैं अच्छी बुरी। लीगली आपको फॉर्म 6 चाहिए, नार्कोटिक दवाइयाँ रखनी है तो फॉर्म 9 भी चाहिए। अगर आपने कंपाउंडिंग करके दवाई बना के देनी है तो फॉर्म 8 भी चाहिए। अगर अच्छा, आप एक सेकेंड मसूद, यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है कि प्लीज रिपीट, हाउ कैन वी गेट कैटेगरी ए लाइसेंस? कैटेगरी ए तो सिंपल है ना, देखिए काउंसिल के अंदर आपने अप्लाई करना होता है। आपकी जब डिग्री आ जाती है ना, सिंध फार्मेसी काउंसिल में आप जाते हैं या ऑनलाइन वहाँ से फॉर्म आप भरते हैं अपना न्यू एप्लीकेशन का और उसको प्रिंट करेंगे। आज की तारीख में जो प्रोसेस है वो हाइब्रिड हुआ है थोड़ा सा, कि आप ऑनलाइन फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालते हैं और वो प्रिंट कर लेते हैं। अभी वहाँ से वो सबमिट नहीं होता, ना फीस वगैरह आती है। प्रिंट कर लेंगे, फिर सेम फॉर्म आप मैनुअली
हाथ से भी फिल कर लेंगे, और उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें हैं उसमें लिखा होता है, सारी वो चीज़ें लेके आप काउंसिल में जाते हैं। काउंसिल वाले आपको बता देंगे कि टोटल फीस आपकी कितनी हो गई, या पे ऑर्डर कितने का बनवाने हैं। वो आप पे ऑर्डर बनवाते हैं, काउंसिल में जाते हैं, काउंसिल आपको एक सील्ड एनवेलप देता है, वो आप यूनिवर्सिटी में जमा कराते हैं। यूनिवर्सिटी वहाँ से आपकी डिग्री को वेरीफाई करके काउंसिल भेजती है, या काउंसिल आप डायरेक्ट खुद पहुँचाते हैं फिर, और उसके बाद फिर आपको कैटेगरी वहाँ से मिलती है। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। जब एक बार मिल जाती है तो इसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है कैटेगरी की आपकी, और वो आप 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप रिन्यू कराएंगे। उसमें फिर यूनिवर्सिटी का काम नहीं होता, आप सिंपली पुरानी वाली अपनी कैटेगरी लगाते हैं, 4 डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं, पे ऑर्डर बनाते हैं और काउंसिल में सबमिट कराते हैं। तो आजकल के प्रोसेस के अंदर तो पहला वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला इन्वॉल्व है तो उसमें टाइम शायद महीना डेढ़ लग रहा है, लेकिन जो रिन्यूअल है वो विद इन 2 वीक्स हो रहा है काउंसिल से। ठीक है, थैंक यू, वी कैन प्रोसीड। सो अच्छा जी, लेजिस्लेशन या रजिस्ट्रेशन या जितनी भी चीज़ें मैंने अभी थोड़ी बहुत आपको बताई हैं, उनकी जितनी डिटेल है वो सारी आपको, बेसिक डॉक्यूमेंट है या बेसिक रूल्स जितने भी लिखे हुए, फार्मेसी कैसे खुलेगी, क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी, फार्मेसी खोलने के लिए कितना स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, बेयर मिनिमम आपको आज की तारीख में 10 बाय 10 की जगह चाहिए। इसको जब 10 बाय 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 स्क्वायर फीट की जगह पे आप फार्मेसी खोल सकते हैं। अच्छा, ये 100 स्क्वायर फीट बहुत छोटा होता है, 12 बाय 12 का एक बेडरूम होता है आजकल ना, उससे भी छोटी जगह होती है अनफॉर्चुनेटली। पहले 144 था, अब ये 100 रह गया है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी एस्पिरेशंस क्या है। शायद हॉस्पिटल के अंदर आपने छोटी सी फार्मेसी खोलनी है, किसी क्लिनिक के अंदर खोलनी है, तो ये जगह काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर कम्युनिटी फार्मेसी खोलना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशियस जगह ठीक चाहिए होती है। मेरे हिसाब से शायद 600 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए आपको, 20 बाय 30, फ्रंट से 20 हो, मतलब 2 से 3 शटर फ्रंट से हो, 2 शटर 3 शटर, और फिर 30 फुट अंदर जगह उसकी हो, तो फिर आप उसमें आराम से प्रॉपर कस्टमर को अंदर बुला के एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर 10 बाय 10 होगी तो सिर्फ दवाइयाँ अंदर होंगी, कस्टमर बाहर होगा, और वो खिड़की या जाल में से आप दवाइयाँ उसको दे रहे होंगे। बट बाय लॉ आपको 10 बाय 10 चाहिए होती है। इसी तरह से फार्मेसी होगी तो उसके बोर्ड का कलर क्या होगा, अगर रिटेल फॉर्म 6 लिया हुआ है तो क्या कलर होगा, अगर फॉर्म 8 कंपाउंडिंग वाला लिया हुआ है तो क्या कलर होगा। ये सारी चीज़ें आपकी इनवॉइस पे क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए। आपने अगर फॉर्म 9 लिया हुआ और नार्कोटिक दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसके लिए कौन सा एक रजिस्टर बनाना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। सिंध ड्रग रूल्स 1979 बेसिक डॉक्यूमेंट ये है जो कि पूरा सिंध के लिए फार्मेसी चलाना क्या एक बाइबल आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास है। इसी तरह पंजाब के अलग हैं और बाकी जगहों के अलग हैं। हमने जो पढ़ा था वो ड्रग एक्ट पढ़ा था, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग वाला और वो डिफरेंट होता है। ये ड्रग रूल्स है, सिंध ड्रग रूल्स 1979। इसका पीडीएफ मैं मायरा रियाद की टीम के साथ शेयर कर दूंगा, और जिसको चाहिए होगा वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे होगा, और ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, उसकी अथॉरिटी क्या है, अगर वो आके सैंपलिंग करेगा तो किस फॉर्म का क्या मतलब है, कब वो सील कर सकता है, कब वो सील नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। दूसरा, इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी सिंध ड्रग रूल्स के अंदर 1979 के, जो कि 2010 में हुई थी। एक अमेंडमेंट्स कुछ थी, तो वो डॉक्यूमेंट सेकंड ये, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट वो है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि पहले 144 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए थी आपको 12 बाय 12 की, अब 10 बाय 10 की चाहिए। तो ये जो 2010 का डॉक्यूमेंट है इसके अंदर प्रीमिसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 स्क्वायर फीट की है। पुराने वाले डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मेजर वाला उसमें 144 थी। सिमिलरली इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि लाइसेंस इशू नहीं होगा 1 किलोमीटर के अंदर, और ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि फॉलो नहीं हो रही होती हैं या हो भी रही होती है कुछ जगहों पे। तो बहुत सारे रूल्स हैं, देख के परेशान नहीं होना है। कुछ बुक्स के लिए है सिर्फ, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेफ एंड सिक्योर रहें, या एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को कोई आपसे आके बात करता है तो आपको बेस्ड ऑन लॉज पता हो कि आप कितना सिक्योर है, और कहाँ पर आप सिक्योर नहीं है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करें फिर। सो लोकेशन मैंने आपको कहा कि डेमोग्राफी का मतलब है कि मर्दमशुमारी वाली चीज़ें उठाएं आप। फॉर एग्जांपल अगर आपने गुलशन इकबाल में खोलनी है फार्मेसी, तो गुलशन इकबाल की टोटल आबादी कितनी है, आप फार्मेसी का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें टोटल हॉस्पिटल्स कितने हैं, टोटल क्लिनिक्स कितने हैं, वहाँ पे हाउस होल्ड कितना है, एक घर में एवरेज लोग कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, जो आपको गाइड करेंगी कि आपने किस तरह की चीज़ें रखनी है। फॉर एग्जांपल मल्टीवाइटामिन्स कौन से रखने हैं, अप्लाइंसेस कौन से रखने हैं, या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज बाइंग कितनी लोगों की हो सकती है। या अगर टोटल इतने लोग रहते हैं और उसमें से 5% भी मेरे पास आएंगे तो मेरे दिन के टिकट या दिन की ट्रांजेक्शन कितनी हो जाएंगी। ट्रैफिक फ्लो आप देखते हैं कि पैदल चलने वाले लोग कितने, बाइक पे गुजरने वाले कितने हैं, गाड़ी में गुजरने वाले कितने हैं।
आप कन्वर्जन्स निकालते हैं कि अगर पैदल चलने वाले में से 10% रुक गए, अच्छा इतने ये हो गए, बाइक पे चलने वाले में से इतने रुक गए तो ये इतने कस्टमर मेरे ऐसे आ गए, इस क्लिनिक से मेरे पास इतने कस्टमर आ गए। तो इस तरह करके आप टोटल दिन में कितने कस्टमर आएंगे आप ये सोच रहे होते हैं। फिर जब आपको ये पता होता है कि इनकम कितनी है और मेडिकल पे 8 से 10% खर्च करना है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा जी अगर मैं 100 टिकट करूंगा और यहाँ पर इस हिसाब से शायद 700-800 रुपये का टिकट होगा, तो मेरी दिन की सेल कितनी बन रही है, महीने की सेल कितनी बनेगी। फिर उस पर आप सारी चीज़ें लगा के इस तरह से आप पूरी फीसिबिलिटी बना रहे होते हैं। प्लस मैंने आपको कहा था कि डेस्टिनेशन प्लेसेस होनी चाहिए, खाने पीने की जगह हो, डेली ग्रॉसरी वाली जगह हो, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। पार्किंग स्पेस अवेलेबल हो, आजकल लोग काफ़ी चूजी होते हैं। अगर आप कोई बड़े एरिया में खोल रहे हैं और पार्किंग स्पेस नहीं है तो गाड़ी नहीं रुकेगी आपके पास। और इन सब के अलावा आपको कॉस्ट भी देखनी होती है कि वहाँ पर रेंट कितना होगा। अगर आपने बहुत ही लेविश ले ली है, बहुत बड़ी जगह ले ली है और रेंट बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो शायद आप रेंट निकालते निकालते ही आप सेल करते करते रेंट ही निकालेंगे, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। प्लस ये कि जितनी बड़ी जगह होगी उतना ही उसका फिर बिल भी आएगा बिजली का, क्योंकि आप लाइटिंग भी करेंगे, आप टेम्परेचर कंप्लाइंट होंगे, तो आप एसी भी उसी हिसाब से लगाएंगे। छोटी फार्मेसी में एसी मैनेज करना आसान है, बहुत बड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा एसी का लोड होगा, शायद लाख लाख रुपए का एसी का बिल आएगा। फिर जनरेटर भी उसी हिसाब से कंज्यूम होगा, बड़ा जनरेटर भी आपको चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं, जो आपको देखनी होती हैं। ये फाइनेंशियल टर्म्स में मोटी मोटी टर्म्स बता रहा हूँ। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं। दूसरा ओपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है इन्वेस्टमेंट। जगह खरीदेंगे तो आप शायद डाउन पेमेंट देंगे, फिर आप 6 महीने का एडवांस देंगे, फिर आप उसको बनाएंगे, फिर आप उसमें फर्नीचर लगाएंगे, फिर आप उसमें इन्वेंट्री डालेंगे। ये सारा आपका डे वन पे जितना इन्वेस्टमेंट होगी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसमें आपके फ्रिज भी आ गए, एसी भी आ गए, फर्नीचर भी आ गया, दवाइयाँ भी आ गई, जनरेटर भी आ गया, और जितने खर्चे आपके होने थे वो सारे इसमें आ गए। ये आपको डे वन पे रेडी करके बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए आपको जो कैपेक्स चाहिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स। ये आपको ऑपरेशन चलाने के लिए, बनने के बाद बिजली का बिल आएगा हर बार, फर्नीचर तो नहीं आएगा लेकिन बिजली का बिल आएगा हर बार आपके पास सैलरीज आएंगी, हर बार आपके पास रेंट आएगा, हर महीने बाद रेंट घूम के आ जाएगा, हर महीने बाद आपको अगर कोई चालान जाता होगा, टैक्स होगा, तो वो आ जाएगा। इसी तरह से आप जब सेल करते हैं तो आपको दवाई शॉपर में डाल के देनी है, वो रूटीन में खर्चा है आपका। आप बिल निकालेंगे तो पेपर चाहिए, अगर आपने कोई इन्वेंट्री काउंट करना है, A4 प्रिंटर है, पेपर है, तो पेपर का खर्चा है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी जो ऑपरेशनल खर्चे आ रहे होते हैं। कुछ छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आपने सफाई करनी है, मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, आपकी एडमिन की, हर एक चीज़ काउंट करनी होती है आपको। चाहे वो मॉप हो, मॉप से लेकर टिश्यू पेपर से लेकर हर चीज़ काउंट हो रही होती है। ये ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर आती है। उसके अलावा एक टर्म होती है ब्रेक इवन। अच्छा, ब्रेक इवन का मतलब आसान अल्फाज में, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट की, ये मेरी ज़बान में जो आज मैंने आपको बताया ये वो 12वां महीना है। जब आपकी शॉप की सेल इतनी हो जाएगी और उसके अंदर से खरीद और सारे खर्चे निकाल के इतना पैसा निकालना, क्योंकि महीने के आखिर में आपको जेब से पैसा नहीं डालना। फॉर एग्जाम्पल, पहले महीने आपने सेल की 2 लाख रुपए की और आपने पैसे बचाए 50,000 रुपये। अब 50,000 बचाए, सारा किराया किराया मिला के टोटल खर्चा आपका 2 लाख रुपए, तो आपने 1.5 लाख जेब से डाला। दूसरे महीने आपने लाख रुपए बचाए तो लाख रुपए जेब से डाला। जब आप 2 लाख रुपए बचाना शुरू कर देंगे और 0 पैसा जेब से लगाएंगे तो आप ब्रेक इवन पे आ गए। अब आपको जेब से पैसे नहीं लगाने, अब आपका बिजनेस अपना ऑपरेशनल खर्चा खुद से मैनेज कर रहा है। यहाँ पे जाके वो मैंने कहा कि शायद ये वो स्वीट स्पॉट होगा, 11वां 12वां महीना। और इससे पहले के जितना खर्चा है वो आपने फोरकास्ट करके इन्वेस्टमेंट समझ ली कि पहला एक साथ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ये वो 20 लाख रुपए जो आपने अगले 10-11 महीने के लिए रखे। अगर छोटा बिजनेस तो शायद वो 4 लाख रुपए जो अगले आपने 11 महीने के लिए रखे। उसके बाद फिर अब आपका बिजनेस की सेल बढ़ेगी तो अब आपको नेट ऑफ सारा खर्चा निकल के, सबकी किराए, सैलरी, सब कुछ निकल के अब पैसा आपके पास नेट ऑफ में सेविंग में आने लगेगा। तो वो फिर आपके पास आता है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। तो फिर टैक्सेस आते हैं, इंटरेस्ट आ जाता है। ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी आप किसी से पूछेंगे ना, किसी भी बिजनेस का P&L होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शीट। तो ये डे वन पे बनती है, फिर आप इसमें सेल डालते जाते हैं और ये सेल के साथ साथ जो है ना, डे वन पे तो रेडी होगी। डे वन से ग्रेजुअली ये रेट से आपके पास कम होते होते और ग्रीन की तरफ जाने लगती है। अल्टीमेटली अगर ये ग्रीन की तरफ मूव नहीं कर रही है तो आपका बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा है। तो फिर आपको सोचना पड़ता है, फिर आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। कहीं पर आप कॉस्ट कम करते हैं, कहीं पर आप एक्सपेंसेस कम करते हैं। कुछ एक्सपेंसेस आप कम कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस आप कम नहीं कर सकते। तो वो एक स्वीट स्पॉट देखना होता है, या फिर आपको प्लान बी देखना होता है कि जी अब आप क्या करें। तो ये पूरा एक शीट होती है, ये फाइनेंशियल टर्म्स है जो बिल्कुल मोटी मोटी मैंने आपको बताई आसान करके।
टॉप एक्सपेंसेस या एनुअल आरओआई। एक्सपेंसेस मैंने आपको कहा कि दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जो कि सेल के साथ लिंक्ड है, कि जब सेल होगी तो शॉपर चाहिए आपको, सेल होगी तो बिजली भी चलेगी, सेल होगी आपके पास तो बिल भी निकलेगा। तो ये सारे तो आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर इनको कम करेंगे तो अल्टीमेटली आप सेल कम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है आपके, कि आपने रेंट आधा करा लिया, आपने कोई शॉप जो है वो क्या किया, आपने साइज छोटा करा लिया। साइज छोटा कराएंगे, खैर अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लगती है, आप दोबारा खर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास ये एक्सपेंसेस जो है ये बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो सकते। किराया शायद थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं, सैलरीज आपको मैनेज करनी है, आप स्टाफ या तो स्टाफ मैनेज करेंगे। मे बी आपने फोरकास्ट की थी कि आप 4 लाख की सेल करोगे, लेकिन आप 2 लाख की सेल कर रहे हो, तो जब आपने 4 लाख की सेल डाली थी तो सेल्स के हिसाब से बंदे डाले होंगे, लेकिन 2 लाख की सेल है तो शायद आप सर्टन लेवल पे मैन पावर मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक सर्टन लेवल पे कर सकते हैं, उससे नीचे आप खत्म तो नहीं कर सकते। आप किराया भी माफ नहीं करा सकते बिल्कुल फ्री। अच्छा जी, नेट ऑफ में जो 12 महीने लगेंगे सारी चीजें होंगी, या शायद 6 महीने लगेंगे, आपकी सेल बहुत अच्छी आ गई, आपको जो नेट प्रॉफिट आके बैठता है ना वो 2 से 4% का ही बैठता है। 15% का मैंने आपको शुरू में कहा था मार्जिन है। अगर आपने कोई ऑफर्स ले ली, 17-18 कर लिया, लेट से आपने 10% पास ऑन कर दिया, अब 7-8% के आपके पास पैसे रह गए। मतलब ये कि 100 रुपए की सेल करेंगे तो 8 रुपए आपकी पॉकेट में आ रहे हैं। इस पॉकेट में आने के बाद 8 रुपए में से आपने किराया निकालना है, आपने सैलरीज निकालनी है, और जो पीछे हमने एक्सपेंसेस बात की वो सारे निकालने हैं। तो बेसिकली आप 2 से 3 रुपए बचाएंगे हर 100 रुपए के ऊपर। ठीक है, ये 2 से 3 रुपए हर महीने बचा रहे हैं आप अगर 100 रुपए के ऊपर। अगर 10 लाख रुपए की सेल है तो उसी हिसाब से आप निकाल लें 10 लाख रुपए का 2%। ठीक है, तो ये 3% निकाल लें, आप उतने पैसे बचा रहे होंगे। हर लाख पे 3,000 बचा रहे हैं, 10 लाख पे 30,000 बचा रहे हैं मे बी। आरओआई जो होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसको इन्वेस्टर या लोग देख रहे होते हैं वो देखते हैं कि एनुअली कितने पैसे वापस आ रहे हैं या कितना प्रॉफिट आ रहा है। फार्मेसी के बिजनेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप किसी बड़ी बिजनेस डील में जा रहे हैं तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने पहले साल में तो प्रॉफिट आएगा नहीं। आरओआई शायद फार्मेसी, अगर आपके एस्पायरेशंस बहुत ज़्यादा है, आपने इन्वेस्टमेंट साथ साथ करते जानी है, तो आपको दूसरे तीसरे साल में जाके प्रॉफिट आना शुरू होता है, उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। यूजली अब जब आपका बिजनेस सेटल कर जाएगा, मेच्योर बिजनेस हो जाएगा फार्मेसी का, तो फिर ये 20 से 40% का एक, अगर 2% साइड पे है तो आप बेयर मिनिमम 10 से 11 महीने में आपको 20% देगा, हर महीने 2% दे रहा है। और अच्छी साइड पे होगा 40 से 45, सर्टेन लेवल 50% पे भी जा रहा होता है। और इसी तरह नेट प्रॉफिट कुछ लोग बेहतर करने के लिए कंपाउंडिंग ऐड करते हैं, या अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं वो ऐड करते हैं। आरओआई सिंपली निकलता है कि आपका जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आरओआई निकल आता है। अच्छा, कोई भी इन्वेस्टर जो होता है ना वो 20% इज गुड आरओआई साल के ऊपर अगर आ रहा है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर होता है तो वो ये सोचता है कि यार मैं अगर बैंक में ही पैसा रख दूँ, कोई रिस्क नहीं है ना, बिजनेस में तो रिस्क भी होता है अगर प्लान काम नहीं किया। तो आजकल बैंक के ऊपर 14-15% का प्रॉफिट मिल रहा होता है। इस डिबेट में हम नहीं जा रहे कि ये जी सूद है अभी, या अब क्योंकि लोग इस्लामिक बैंकिंग में भी लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी लगा रहे होते हैं, लेकिन एक ये भी सोचते हैं कि मैं बैंक में रख दूं तो इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, 14% मिल जाएगा, और टैक्स वगैरह कटा के 12% तो मैं वैसे ही कमा लूंगा, तो बिजनेस में क्यों लगाऊं फिर, अगर मुझे बिजनेस में 8-10% बचना है। लेकिन जब बिजनेस में 20-25-30% नजर आ रहा होता है तो फिर लोग कैश फ्लो मूव कर रहे होते हैं, और फिर ये रिटेल के अंदर या किसी और चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं इस तरह से। अच्छा जी, फार्मेसी बिजनेस के अंदर जो सबसे मुश्किल काम है वो सप्लाई चेन है, और जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो सप्लाई ऑफ मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। हम में से कितने लोग देख लें, आज की तारीख में भी बहुत सारी चेंज भी आ गई हैं, लेकिन आज की तारीख में भी टाइम मेडिकोस, कॉसन मेडिकोस, शायद वो सेल अब कम करता है, लेकिन एक जगह पे भी इतनी सेल कर रहा होता है जो कि दूसरी फार्मेसीज की शायद 10 या 15 फार्मेसीज मिला के सेल करती होंगी। वजह ये है कि पूरे शहर से लोग जाते हैं, दवाई वहाँ मिल जाती है सारी। सेम इज 786। इसी तरह हर इलाके में एक अस्पताल ऐसा होता है जहाँ पर लोग जाते हैं इसलिए कि वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप उस लेवल पे जा सकते हैं तो फिर आपका बिजनेस मॉडल तो वो इस तरह से है कि शायद वो आपकी 2 से 3 जनरेशन आराम से उसी बिजनेस मॉडल को लेकर आराम से चला सकती है। अगर आप उस लेवल पे ले गए किसी तरह से, या आपके पास उतना हौसला और इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, एज अ फार्मासिस्ट आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपको जितना ट्रेंड होंगे, अगर आप खड़े हैं और आपको कोई काउंसलिंग के पॉइंट्स नहीं पता, या आपको दवाइयाँ पढ़नी नहीं आ रही हैं जो कि फर्स्ट मंथ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो जितना अच्छा आप सीख जाएंगे, आप वैल्यू एडिशन करेंगे, आपका फार्मासिस्ट वैल्यू एडिशन करेगा, वो एक यूएसपी या डिफरेंट पॉइंट होगा जो कि हेल्प आउट करता है, जो कि लोग फिर वापसी रिटर्न आते हैं। ठीक है, उसके अलावा
एक तरफ से आप प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन आप एक्सपायर करे जा रहे हैं। बिजनेस मॉडल के अंदर एक्सपायरी की कॉस्ट डली हुई होती है कि मैं जब 1 लाख रुपए की सेल करूंगा तो इतनी एक्सपायरी होगी, इतनी डैमेज होगी, इतनी शॉर्टेज हो जाएगी या चीज़ मिस हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, बी इट कस्टमर उठा के ले जाएगा, बी इट कोई स्टाफ चोरी कर लेगा। लेकिन ये सारी कॉस्ट बिजनेस मॉडल, अच्छे बिजनेस मॉडल के अंदर ये सब भी डले हुए होते हैं। जितने रिस्क होते हैं ना वो सारे डाले हुए होते हैं। अगर आप जितना अच्छा आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लेस आपके ये लॉस में से भी सेविंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छी मैनेज कर ली, आपको एक्सपायरीज कम निकली और एक्सपायरी के लिए आपने एक बजट रखा होता तो वो आपकी सेविंग में आ जाएगा। अगर आपकी चोरी नहीं हो रही चीज़ें तो आपने चोरी का एक बजट रखा था, ये भी आपकी सेविंग में आ जाएगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ें फोरकास्ट नहीं की हुई या आपने फोरकास्ट की हुई थी और कंट्रोल नहीं था और ये आउट हो गई, तो आपने जो 2, 3, 4% का प्रॉफिट सोचा था वो सारा का सारा वेस्ट हो जाना है। ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप अच्छी फार्मेसी बना रहे हैं और आप मार्केट से खरीदने नहीं जा रहे, क्योंकि मार्केट में 30-40% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। कुछ लोग इंसेंटिव के लिए सामान वहाँ डाल देते हैं, कुछ लोग चोरी का सामान वहाँ डाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में मिल रही होती है। कुछ लोग जाली दवाइयाँ उसमें मिक्स कर देते हैं और डिस्काउंट बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो आप शायद डिस्काउंट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप कस्टमर के लिए कोई लॉयल्टी डाल सकते हैं, कोई आप उसका फ्री चेकअप डाल सकते हैं हर 3 महीने बाद। अगर आपने इस तरह का काम करना है, कोई भी आप ब्लड प्रेशर शुगर वाला कैंप करा सकते हैं कंपनी के थ्रू, क्योंकि आप कंपनी से दवाई ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप ऐड करके उसको ओवरऑल बेनिफिट दिला सकते हैं। सो सिंपली रिकमेंडेशन यही है कि आपकी कस्टमर सर्विस टॉप पे होनी चाहिए, प्लस आप मार्केट जब देख रहे हैं तो आप ये मेक श्योर दोनों चीज़ें करनी चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर क्या होगा, आपकी लाइफ के ऊपर क्या होगा और वहाँ पे लोगों की लाइफ के ऊपर क्या होगा। तो आपने मार्जिन रखते हुए कोई चीज़ जो ओपन मार्जिन वाली होती है वो इतनी महंगी भी नहीं कर देनी कि आप शायद बिल्कुल अनड्यू प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बिल्कुल इतनी सस्ती भी नहीं कर देनी कि आप अपना ही पीनल काम या अपना ही फिजिबिलिटी काम नहीं करा सकते, कि आप बराबर वाले से कम्पीट कर रहे हैं जो कि शायद मार्केट से उठा के दवाई ला रहा है और आप सारी चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, तो आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। आप 12% डिस्काउंट देके आप काम नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा ग्रेजुअल टाइम लगेगा, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर शुगर और फ्री टेस्ट से सपोर्ट लेनी पड़ेगी, आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो सिंपली कोई भी जब बिजनेस करें या कोई अच्छा बिजनेस मॉडल सिर्फ वो होता है जो कि वैल्यू लेकर आएगा कस्टमर्स के लिए भी और साथ में वैल्यू क्रिएट करेगा उसके मालिक के लिए भी। कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट आपकी यूएसपी हो सकती है, आपका फार्मासिस्ट हो सकता है, आपकी अवेलेबिलिटी, मैंने कहा कि टॉप ऑफ द लिस्ट अवेलेबिलिटी है। आज भी लोग XYZ जितनी चेंज है इंक्लूडिंग माई वेरी ओन डिलीवरी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आज भी लोग लाइनें लगा के आधा आधा घंटा टाइम मेडिकोज और कॉस्टोमेडिकोज और 786 से दवाई ले रहे होते हैं, जहाँ शायद फार्मासिस्ट भी नहीं होता, जहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें भी हों, लेकिन उनको अवेलेबिलिटी मिल रही होती है। तो आपने अवेलेबिलिटी वाला यूएसपी बना लिया, आपने फार्मासिस्ट वाला यूएसपी बना लिया, आपने फ्री टेस्टिंग वाला यूएसपी बना लिया, आपने कंपाउंडिंग वाला यूएसपी बना लिया। कोई भी इस तरह की चीज़ यू नीड टू फाइंड आउट जो आपके पास लोगों को लेकर आएगी, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करेगी, तो ही आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे ना। ठीक है। और जब वैल्यू क्रिएट होगी, लोग आएंगे, फुटफॉल आएगा, तो वो कन्वर्जन आपको वैल्यू क्रिएट करेगी, आपको अर्न करके देगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। 10-15 मिनट ऊपर ही निकल गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मसूद, बहुत मज़ा आया, बड़ी इंटरेस्टिंग थी आपकी प्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस जमा हो गए। मैं चाहूँगी कि 5 मिनट्स में हम जो हैं वो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अगर कर लें, जो इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चंस हैं। पूछते जाइए, मैं आई ट्राई टू आंसर। जो मुझे नहीं आता होगा तो वो मैं उसके लिए टाइम बोरो कर लूंगा, वो फिर आप पास ऑन कर दीजिएगा आगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, पहला जो मुझे आता क्वेश्चन होगा तो वो फिर। जी, जी, बिल्कुल, ठीक है। राद जमाली का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीडेड टू स्टार्ट अ कम्युनिटी फार्मेसी बिजनेस? अच्छा देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। कम्युनिटी फार्मेसी बिजनेस मॉडल डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस लेवल पे करना है। आप अगर जो मैंने 600 स्क्वायर फीट वाली फार्मेसी कही है ना, और आपने प्रॉपर ब्रांड वाला लुक देना है, कोई अच्छी रिटेल कम्युनिटी चेन का लुक देना है, एक फार्मेसी बनानी है, तो आपको बनाते बनाते कोई तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए बनाने में लग जाएंगे। फिर आपकी एस्पायरेशंस क्या है कि आपने इन्वेंट्री कितनी रखनी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी है, कोई अच्छी फार्मेसी बना के बड़ी, तो आपकी इन्वेंट्री में अगेन कोई 30-40 लाख रुपए इन्वेंट्री में लग जाएगा। तो बहुत बड़ी फार्मेसी बनाने जाएंगे तो आपको अच्छी फार्मेसी करते कराते आपको आराम से कोई 70-80 लाख रुपए लग जाते हैं डे वन के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
शायद ये बहुत सारे लोगों को डिस्करेज करेगा, लेकिन अगर आपने छोटे मॉडल पे काम करना है तो आप किसी क्लिनिक के करीब फार्मेसी खोल रहे हैं, किसी छोटे एरिया में खोल रहे हैं, तो वो आप शायद काम शुरू जो है वो 10 लाख से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक छोटी फार्मेसी बना रहे हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, एक एसी लगना है, एक फ्रिज लगना है, छोटे से शेल्फ लगना है, फर्नीचर वगैरह, वो आपको मिला के 3-4 लाख में, 5 लाख में सारा काम होता है, और सिंपली 5-7 लाख में दवाई आप रख के काम शुरू करते हैं। बट अगेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ROI आ रहा होता है। आप जितना छोटा इन्वेस्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी उसमें थोड़ी कम होती है। लर्न करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 20 से 25 लाख से आप अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। और इसमें भी एक सेफर मॉडल ये होता है कि आप कोई अच्छा डॉक्टर देख के उसको अग्री कराएं डे 1 पे, और उसके क्लिनिक के साथ फार्मेसी कर लें, जो कि रिटेल फार्मेसी भी हो और डॉक्टर को भी सर्व कर रही होगी। अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको आसानी है कि दिन का 30-40-50 कस्टमर डॉक्टर देख रहा होता है, तो वो तो आपके पास डे 1 से सिक्योर होगा। प्लस जब डॉक्टर आपके पास अवेलेबल होता है तो डॉक्टर जो है वो स्पेसिफिक दवाइयाँ लिख रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर के लिए नहीं रखनी होती है। आप शायद उस डॉक्टर के लिए 2-2.5 लाख रुपए की दवाई रख के 40-50 हज़ार रुपए की सेल कर सकते होते हैं आराम से। और डॉक्टर के लिए जब दवाई रखते हैं तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शायद जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो 15-20 लाख से आराम से कर सकते हैं। अगर किसी ने चेन खोलनी है, अच्छी फार्मेसी खोलनी है, तो वो पर फार्मेसी आप एनीवेयर बिटवीन 7 मिलियन टू 10 मिलियन, आप 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप पैसे लगा रहे होते हैं। थैंक यू। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी रात का ही है कि मोस्टली ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट डोंट हैव दिस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सो इन दिस केस व्हाट दे नीड टू डू? देखिए, अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट हो भी ना, तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप 2 साल, अगर इफ 3 इज टू मच, 2 साल आप इन्वेस्ट करें अपने ऊपर और इस बिजनेस को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ट्रिकी बिजनेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन इसका है, कस्टमर बहुत ट्रिकी है, सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो आप सीखें, 2 से 3 साल आप सीखें। उस 2 से 3 साल में आप शायद पैसे जमा भी कर लेंगे, या एटलीस्ट आप इतना बिजनेस सीख लेंगे कि आप फिर स्टार्टअप से आजकल इन्वेस्टमेंट भी लोग कर रहे होते हैं, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 साल में बिजनेस सीख लेंगे, साथ में आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप जो है वो फंड्स भी जो है वो रेज कर सकते हैं, आप किसी को इन्वेस्ट करा सकते हैं, किसी डॉक्टर के साथ, कोई डॉक्टर है जिसने फार्मेसी रेंट आउट की हुई है, तो आप उसको ये पिच कर सकते हैं। और रादर देन कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, आप डॉक्टर को बताएं कि जी आप इतना पैसा लगाएं और मैं फिर हम इसको ग्रेजुअली इस तरह से लेके जाएंगे, और पैसा आप अर्न बैक कराएं उसको, तो आपकी शायद अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी और आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पैसा है भी तो आप डे 1 पे नहीं जाइए इसमें। अगर आप डे 1 पे इसमें जाएंगे और आपकी अपनी लर्निंग्स नहीं होंगी तो आप नुकसान उठाएंगे। वो कस्टमर से भी हो सकता है, वो सप्लायर से भी हो सकता है, वो आपको स्टाफ से भी हो सकता है, आपको नहीं समझ आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1-2 साल लगाएं, जितने क्विक लर्नर हैं अपने हिसाब से। जब आपको लगता है आप सारा सीख गए बिजनेस, फिर आप ये वाला गैम्बल लीजिए और इन्वेस्टमेंट आप रेज कर सकते हैं, फंड्स रेज कर सकते हैं। अदरवाइज 3 से 4 लोग मिलके, बट 3 से 4 लोग मिलके अगर भी करेंगे तो एक बंदा शायद लीड कर रहा होगा उस बिजनेस को, जो अपनी लेट से सैलरी लगा देगा। फॉर एग्जांपल कि कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो कहेगी जी 50 से 60 हज़ार रुपये मेरी सैलरी होगी, वो डे 1 पे उस बिजनेस के अंदर डल जाएगा। बाकी 4 लोग अपना शायद काम नौकरी करते रहेंगे और वो इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। तो इस तरह से भी मॉडल्स बन जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्रेडिबिलिटी किस तरह की है, आपका सर्कल किस तरह का है, आपके दोस्त किस तरह के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट्स द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स वेयर दे सेल मेडिसिन्स ऑन होलसेल रेट्स? डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे होलसेल रेट में देखें, किसी भी काउंटर पे अवेलेबल फार्मासिस्ट का रोल प्राइमरीली इज पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। और उससे पहले हमने बात की कि रैशनल देख लेंगे, प्रोडक्ट की एक्यूरेसी देखेंगे, उसके अलावा ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस जगह पर है। फॉर एग्जांपल अगर इम्तियाज में है तो मे बी कि वो उन्होंने उसको इंचार्ज बनाया होगा कि वो इन्वेंट्री देख रहा है, नार्कोटिक के लिए इंचार्ज बनाया होगा, मे बी उसको इंचार्ज बनाया होगा कि वो सबके रोस्टर्स मैनेज कर रहा होता है। अगर वो बैक एंड पर है, मे बी उसको परचेज में यूज़ कर रहे हो, मे बी उसको फीफो के लिए यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे काम है जो वो कर सकता होता है, ये हमें आसान लग रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। फीफो मेंटेन कराना है, एक्सपायरीज को मैनेज करना है, सारी चीज़ें देख रही हैं, बहुत सारे काम कर सकते होते हैं। लेकिन यूजली अगर काउंटर के फ्रंट पे हैं तो डिस्पेंसिंग करनी है, और डिस्पेंसिंग के अंदर पर्चा लेने से लेके दवाई देने तक बीच में जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी देखनी है। और जितना अच्छा वो फार्मासिस्ट होगा फिर वो उतनी अच्छी काउंसलिंग करे। डिफिकल्ट होती है एट टाइम्स, लोग भी नहीं सुनना चाह रहे होते, बट ग्रेजुअली हौसला करके आपको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो डेवलप हो जाता है।
ओके, थैंक यू। एक राना तलहा का हमारे पास क्वेश्चन है कि सर कितना टाइम लगता है कैटेगरी मिलने में आफ्टर काउंसिल सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स? देखिए मैंने आई थिंक मैंने पहले ही आंसर कर दिया कि शायद 1.5 से 2 महीने में पहला वाला हो रहा है आज की तारीख में, क्योंकि उसमें 2 से 3 स्टेप्स होते हैं, 2 एंड 4 होती है, यूनिवर्सिटी जाती है डिग्री सील्ड एनवेलप में, फिर शायद यूनिवर्सिटी से सील्ड एनवेलप में काउंसिल पहुंचती है, कोई इस तरह की चीज़ है। काउंसिल में सबमिट होने के बाद मेरे जब अगर यूनिवर्सिटी से काउंसिल आ जाता है तो उसके बाद टाइम अगेन मैच कर जाता है विद द रिन्यूअल वाला, जो कि 2 से 3 हफ्ते, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो सही। टोटल 1.5 महीना लग रहा है, सबमिट कराने के बाद शायद 15 दिन ही लग रहे हैं, और रिन्यूअल में भी आप जब सबमिट कराएंगे तो विद इन 2 वीक्स आ जाता है, यूजली वीक में भी आ जाता है, बट फॉर नाउ सेफली हम 2 हफ्ते रखते हैं कहने के लिए, क्योंकि अभी ये सेक्रेटरीट भी जाता है, वहाँ पे भी एक साइन होना होता है, तो एट टाइम्स वहाँ पे लोग आगे पीछे हो सकते हैं। सही। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि लोगों के अभी भी काफ़ी सारे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन टाइम क्योंकि काफ़ी अप हो चुका है, तो उसके लिए सजेशन ये है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमको माहिर अद्वियात के जीमेल पे जो है वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो डॉक्टर मसूद, आपको हम थोड़ी सी और ज़हमत देंगे कि आपको वो सारे क्वेश्चंस हम फॉरवर्ड करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह ताला पर्सनली आप लोगों को सबको जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो हम रिप्लाई करवा देंगे। या आप डॉक्टर मसूद से अगर आप इजाज़त दें तो आप अपना वो शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर मसूद फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अवेलेबल हैं, तो आई थिंक आप लोग उनसे वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा टाइम काफ़ी अप हो चुका है। तो और अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चंस है तो हमें ईमेल भी कर सकता है और डायरेक्ट डॉक्टर साहब से भी पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम मैं आया जवेरिया जी। क्वेश्चन। जी जी प्लीज़। सर काइंडली आप ये बता सकते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप पे दवाओं के साथ वर्क करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? लाइक अगर हम अपना लाइसेंस देते हैं उन्हें, तो पार्टनरशिप पे हो सकती है दवाओं के साथ, लाइक एज ए हम कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं? बेटा दवा को तो मुझे भी नहीं खोलने देता, दवा को की सारी अपनी है फार्मेसीज, और कुछ 250 फार्मेसीज उन्होंने कम से कम खोलनी है अपनी इंशाल्लाह। तो सर पार्टनरशिप पे भी नहीं हो सकता इनके साथ वर्क, लाइक? फ्रेंचाइज दवागो डू नॉट ऑफर फ्रेंचाइज, इनकी सारी अपनी ही फार्मेसीज हैं, और अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, लेकिन फ्रेंचाइज मॉडल एज ऑफ नाउ तो नहीं है, और जितना मुझे पता है कि अगले शायद 5 साल में भी नहीं है। आज की तारीख में अगर आपको किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेनी है तो सर्वेड लाहौर में एक होता है, और ग्रीन फार्मेसी लाहौर में एक है, जो फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे होते हैं। मतलब आप वो आपसे लेकिन अपफ्रंट पैसे ले रहे होते हैं, कोई मेरे ख्याल में 70-80 लाख रुपए लेता है, कोई 50 लाख रुपए लेता है, इस तरह आपसे डे वन पे ले लेते हैं, और उसके अलावा फिर वो आपको 1 से 2% आपकी सेल का ले रहे होते हैं। तो यूजली ऑलराइट। फ्रेंचाइज तरह से होते हैं। अब दवागो में नहीं है फ्रेंचाइज ऑप्शन ये। सर इनमें हमारी लाइसेंस की नीड भी नहीं होती दवाओं को? बेटा लाइसेंस भी हम बीच में कुछ यूज़ करते होते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह दवागो में खुद से ही कोई 150 फार्मासिस्ट हैं, तो प्रेफरेंस उनको देते हैं, और क्योंकि उन्हीं को फिर बेनिफिट हो जाता है उसका। ऑलराइट सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मोहसिन का भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। मोहसिन, अगर आप जल्दी से पूछ लें क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी अप हो चुका है। आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अभी इंशाल्लाह 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है डाक कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। सर अभी आपने बोला था कि आपको जो है पहले 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट ज्वाइन करने के लिए। सर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मतलब अभी से ही मतलब 2 साल के अंदर ही वो एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट में, और दोस्त ऐसे हैं जो इंटर्नशिप के तौर पे अलग अलग एरियाज़ में जॉब कर रहे हैं। तो सर ठीक आपका है। माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है काफ़ी फील्ड में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त मुझे पार्ट टाइम जॉब की तरफ जाना चाहिए या इंटर्नशिप्स को एक्सप्लोर करना चाहिए? बेटा डिपेंड करते हैं, देखो इंटर्नशिप्स तो यूजली डिफरेंट, आई एम अज्यूमिंग कि डिफरेंट का मतलब है कि वो इंडस्ट्री में भी कर रहे होंगे, शायद हॉस्टल में भी कर रहे होंगे, शायद कम्युनिटी में भी कर रहे होंगे। यस वो सर। इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो तो आप इसलिए कर रहे होते हो कि आप आइडिया ले रहे होते हो कि आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप आइडिया ले रहे हो तो आप इंटर्नशिप्स पे जाओगे, और अगर आप आइडिया लेके क्लियर हो दिमाग में कि मैंने कम्युनिटी में जाना है, तो देन यू विल गो फॉर कम्युनिटी ऑल आउट। तो सर अगर कल को जब मैं फील्ड में आऊँगा, मैं जॉब एक्सप्लोर कर रहा हूँगा, तो मेरे लिए मेरी पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर कर रहा होगा या मेरी इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर कर रहा होगा? डिपेंड करता है कि आपने जहाँ पर इंटर्नशिप्स की हैं आप उसी में जॉब करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिटी में जाते हैं, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप बिजनेस में जाते हैं, नो मैटर कि आप अंडर ग्रेड थे और आपने
कम्युनिटी फार्मेसी का काम किया हुआ है तो शायद आपको 3 साल और 2 साल और वेट नहीं करना पड़ेगा। आप 6 महीने फुल टाइम करेंगे या 5 महीने या 3 महीने फुल टाइम करेंगे और आपने पहले ही 2 साल में सारी चीज़ें सीखी हुई होंगी, तो आप शायद डे 1 पे कॉल ले सकते हैं। और अगर आप इसी इंडस्ट्री में जाते हैं 2 साल कम्युनिटी करने के बाद, तो जिसके पास कम्युनिटी की या इंडस्ट्री की इंटर्नशिप होगी वो उसको हेल्प आउट कर जाएगी। सही है सर, थैंक यू सो मच। सर, अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क कर लेते हैं कुछ टाइम, तो हमारे लिए हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी आसान हो जाएगी ज़्यादा, अगर वहाँ पे फिर हम बाद में स्विच करना चाहें तो। व्हाट डू यू थिंक? बेटा स्विच तो कर सकते हैं, हॉस्पिटल कम्युनिटी वाले स्विच कर सकते हैं। कम्युनिटी में आपके पास ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं, ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर जाता है अगर आपका इंटरेस्ट हो। क्लिनिकल वाली साइड आप ओके, अगर एक ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और है कि मोहम्मद वसीम का, कि सर क्या फॉरेन जॉब मिलने पर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है क्या? आई थिंक मसूद अहमद का माइक ऑफ है। मसूद, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आवाज आ रही है अभी? जी जी, अब आ रही है। अच्छा जी, लाइसेंस कैंसिल का क्या कह रहे थे, अगर बाहर चले जाएंगे तो ये पूछ रहे हैं? जी जी, वही पूछ रहे हैं कि अगर फॉरेन जॉब मिल जाती है तो क्या पाकिस्तान का जो फार्मेसी लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है? देखिए, लाइसेंस अगर आपने किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में दिया हुआ है या कहीं पर भी, इवन हॉस्टल फार्मेसी में भी दिया हुआ है, तो लाइसेंस के पीछे ना पूरा एफिडेविट बनता है, यूजली सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उस एफिडेविट पे लिखा होता है कि जो मालिक होगा, क्योंकि दो लोगों के दरमियान बेसिकली एफिडेविट बनता है, मालिक प्लस क्वालिफाइड पर्सन, तो वो उन दोनों में से कोई भी 1 महीना पहले जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन लिख के वो विड्रॉ करा सकती है। और यूजुअली ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है, आप अप्लाई करते हैं और वो महीना लगता है, वो फिर आपका विड्रॉ हो जाता है। इन बिटवीन, इन दैट टाइम वो मालिक जो होगा वो दूसरे बंदे का लाइसेंस अप्लाई कर लेगा। अच्छा मसूद, मेरा एक क्वेश्चन है, लाइसेंस का जिक्र आया है तो आजकल जो फार्मासिस्ट होते हैं वो किसी भी फार्मेसी को अपना लाइसेंस सेल आउट कर देते हैं या रेंट पे दे देते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये एथिकल है, करनी चाहिए? और इन केस ड्रैप जो है इस सिलसिले में क्या कहता है? देखिए, लाइसेंस का मैं आपको अगर बाय बुक बताऊं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप वहां पे खड़े हुए दवाई दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप नहीं है, आप छुट्टी पे है ना, तो आप वहां पे दवाई भी नहीं। इतना ही ट्रिकी है कि जिस दिन अगर क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट छुट्टी पे होगा तो वो फार्मेसी बंद रहेगी, तो आपकी मौजूदगी इतनी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे। तो अच्छा होता क्या है, कुछ अगर अच्छी जगहों पे है और शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं भी हो पाता, लेकिन अगर आपने किसी लोकल फार्मेसी में दिया हुआ है लाइसेंस, तो वो उसको यूज़ अब्यूज़ करेंगे। उसके ऊपर जितनी अच्छी बुरी चीज़ें हो रही हैं, जितनी चोरी की दवाइयाँ बिक रही हैं, जितनी महंगी दवाइयाँ बिक रही हैं, वो सारी जिम्मेदारी आपने 10,000 रुपये में या 5,000 रुपये में जितने भी पैसे मिल रहे हैं उस सब के, मतलब समझ लिया आपने, वो सारा काम आप 10,000 रुपये में आपने अलाउ कर दिया कि मेरे नाम के ऊपर ये सारा काम कीजिए। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी वहाँ पे कोई हादसा हो गया, कोई चीज़ हो गई और कभी भी कोई एफआईआर कटी, तो 2 लोगों पे एफआईआर कटती है, एक मालिक पे कटती है, दूसरा क्वालिफाइड पे कटती है हमेशा, जो लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल मसूद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आजकल हमारी ड्रैप जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गई है, तो मेरी ये सजेशन होगी तमाम स्टूडेंट्स को और जो भी फार्मासिस्ट हैं कि अपना लाइसेंस कभी भी किसी को रेंट आउट ना करें। ड्रैप अभी रिसेंटली ड्रैप की भी ये रेगुलेशंस आई हैं और ये इस पे एक्शन ले सकते हैं, तो प्लीज अवॉइड दिस। जी, इसमें एक अच्छा वे आउट या एक बेहतर रास्ता बीच का, कभी कभार अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत मजबूरी है, कोई और चीज़ है, तो आप एक तो अग्रीमेंट में भी ये लिखवाएं, दूसरा ये कि यू जस्ट मेक श्योर कि आप हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 3 दिन आप जाते हो, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, उनकी दवाइयाँ चेक करते हो, कोई इस तरह का मॉडल बीच में निकाल सकते होते हैं। उसमें भी रिस्क खत्म नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन शॉर्ट ये है कि आप बिल्कुल अवेयर रहें एक एक स्टेप से कि वहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज आपके लाइसेंस पे वो काम कर रहा है, आपका लाइसेंस है, आप इक्वली रिस्पांसिबल। एफआईआर कट जाएगी, एक बार एफआईआर कट गई है, आप दुनिया में कभी भी वेरिफिकेशन के लिए कहीं दुनिया में बाहर जाना है, आपको कहीं पे जाना है, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो एफआईआर आपके पुलिस रिकॉर्ड में हमेशा साथ आएगी आपके। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। मेरे ख्याल से आज, हाँ, इसके साथ जो है हम एंड करते हैं अपने क्वेश्चन को और अपने सेशन को। थैंक यू सो मच।
आज आपने बहुत अच्छी और बड़ा इंफॉर्मेटिव, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सेशन रहा, और आई होप कि ये जितने भी हमारे न्यू फार्मासिस्ट हैं, अगर वो फ्यूचर में कभी फार्मेसी को ओपन करना चाहें तो उनके बहुत काम आएगी ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और अपकमिंग जो हमारे नेक्स्ट सेशंस हैं उनके लिए जो है आप हमारे पेज माहिर अद्वियात को कनेक्ट कर सकते हैं, जिस पे हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने अपकमिंग सेशंस की देते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हमसे करने हों तो आप हमारा ग्रुप जो है माहिर अद्वियात को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 24 आवर्स हमारे एक्सपर्ट फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करने के लिए। So once again, thank you so much, and Dr. Masood, and thank you so much you all for joining us today. And with this, thank you, and आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। जज़ाकल्लाह, thank you so much. चलिए इसी नोट के साथ